हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिनव सिंह राठौर आज आपके लिए लेकर आया हूं एक पार्ट 2 किसका, मुगल एम्पायर का। हमने पार्ट 1 में बात करी है कहां पे, बाबर से लेके हमने देख लिया सूर डायनेस्टी तक। मतलब हमने हुमायूं के जो दो टर्म्स हुआ करते थे भाई, उनका पहला का टर्म जो था, फिर बाद में जो टर्म में ब्रेक आता है, जो मुगल एम्पायर में ब्रेक आता है सूर डायनेस्टी का, वो भी देखा। और साथ ही साथ हमने बात करी क्या उसके आने वाले टर्म की भी, कैसे वो क्या है कम बैक करता है, कम बैक इज रियल दोस्तों, और क्या करता है सूर डायनेस्टी को हरा देता है, खत्म कर देता है, एंड फाइनली वो अपना राज वापस एस्टैब्लिश करता है। आज हम बात करने वाले हैं अकबर के बारे में। अकबर को हम महान क्यों बोलते हैं, उसके 9 रत्नों के बारे में कुछ कहानियां देखेंगे, कुछ किस्से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ वेट चालू करते हैं हम आज का वीडियो। तो जब मैं अकबर की बात करता हूं तो ऑफकोर्स सी बात है हुमायूं के बेटे थे, बट इनका जन्म कब हुआ? बेसिकली इनका जन्म होता है 1542 के टाइम पे, जब ये एग्जाइल में हुआ करते थे इनके फादर। ठीक है, जब इनके फादर क्या थे, एग्जाइल में हुआ करते थे। मदर की बात करते हैं तो आपकी हमीदा बानो बेगम इनकी क्या थी, मदर का नाम था, और ये अमरकोट रियासत में पैदा हुए थे। जी हां, ये राणा वीरसाल के यहां पैदा हुए थे। किसके यहां हुए थे? राणा वीरसाल के यहां पैदा हुए थे। कहां पे? अमरकोट रियासत में। करेंटली ये जो है आज की डेट में पाकिस्तान बॉर्डर पे आता है। ठीक है, चलिए बेसिकली आगे बात करते हैं। जब हुमायूं की डेथ होती है शेर मंडल लाइब्रेरी से गिरने के बाद, उस टाइम पे जो आपके अकबर हुआ करते थे वो सिर्फ 14 ईयर्स के थे। कितने ईयर्स के थे? 14 ईयर्स के थे। तो कहीं ना कहीं क्या है, जो सीमावर्ती है या आपके लिए जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, इस एज का फायदा उठाना चाहेगा, राइट? क्योंकि भाई देखो, राजा क्या है, अभी माइनर है, ठीक है, और उसका राज कोई इतना स्टेबल नहीं है, या जो उसने प्रीवियस राज हुआ करता था उतना नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, राइट? तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, लोग क्या करेंगे, इसकी एज का, इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिनेरियो का क्या करना चाहेंगे, फायदा उठाना चाहेंगे। भाई आप अपने पोजीशन में रख के देखिए, आप चाहे तो इमेजिन करके देखिए, आप एक रूलर हैं, आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन भी हैं। ठीक है, आपके सामने एक ऐसा मुगल आता है कि भाई वो सिर्फ बेचारा 14 साल का है, उसको कुछ नहीं पता राजपाट के बारे में, अभी तो उसके खेलने की उम्र है, वो बेचारा कहां तलवार उठाएगा, राइट? और उसका नेतृत्व कौन करेगा, है ना? तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है आपके लिए, क्या करने के लिए, अपनी पावर एस्टैब्लिश करने के लिए, या अपने आप को उस पर्टिकुलर सिनेरियो में सबसे सुप्रीम एस्टैब्लिश करने के लिए, राइट? तो यही क्या था, बेसिकली इसी चीज का डर था। और तो और जब हम कोरोनेशन की बात करते हैं इनकी, तो इनका कोरोनेशन दैट मींस राज्य अभिषेक जो था वो कहां हुआ था, आपका कलनपुर गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में हुआ था। ठीक है, कलनौर जो है आपका, कलनौर जो है कहां है, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आज के पंजाब में। ठीक है, और इनके संरक्षक कौन बने थे, या फिर इनके पैटर्न कौन बने थे, तो आपके बैरम खान। कौन बने थे? बैरम खान जो थे वो पैटर्न बने थे। याद करिए बैरम खान कौन है। जी हां, तमसे शाह ने जो जिस इंसान को भेजा था अपने साथ में, हुमायूं के साथ में, क्या करने के लिए, मुगल्स की आर्मी लीड करने के लिए, तो वो यही बैरम खान है। अब जब मैं बैरम खान की बात करता हूं तो जाहिर सी बात है भाई, बैरम खान ने इससे पहले भी बैटल्स लड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उसको इंडियन मेंटालिटी या इंडियन माइंडसेट के बारे में कहीं ना कहीं अच्छा खासा नॉलेज है, राइट? तो अब क्या होगा, बैरम खान जो रहेगा ये मेन डिसीजन लिया करेगा, और राजा कौन होगा, अकबर होगा। तो बेसिकली संरक्षण प्रोवाइड करने का मतलब ये होता है कि अब ये मेरे प्रोटेक्शन में है। ठीक है, ही माइट बी द नॉमिनल रूलर, ये जो क्या होगा, ये हो सकता है राजा हो, बट जब तक ये वयस्क नहीं होता, जब तक ये अडल्ट नहीं होता, तब तक इसके जितने डिसीजन है वो कौन लूंगा, मैं लूंगा, और ये मेरे हिसाब से ही काम करेगा, राइट? अब जाहिर सी बात है भाई, छोटा सा जो है आपका जलाल, जो आपका अकबर जो है, वो दिन भर से किसको देखता है, खान बाबा को देखता है। खान बाबा बेसिकली बैरम खान को प्यार से बुलाया करते थे अकबर। ठीक है, खान बाबा को देख रहा है, खान बाबा ने कैसे इनके फादर की मदद करी, राइट? तो कहीं ना कहीं एक पैटर्नल फिगर उनके मन में आता है, इसलिए वो क्या करते हैं, खान बाबा को ज्यादा उनके खिलाफ नहीं जाते, कि उनको जो करना है वो करने देते हैं, राइट? बट टिल अ पर्टिकुलर एज, क्योंकि अकबर क्या थे, महान थे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट तो जरूर होगा। चलिए कोरोनेशन की बात करते हैं कि जब ये कोरोनेट हुए, जब इन्होंने सत्ता संभाली, जब इन्होंने राज्यभिषेक हुआ, तो इन्होंने क्या लिया, अपना एक टाइटल लिया। क्या लिया? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। देखिए बादशाह बेसिकली क्या था, इनका क्या था, पद हुआ करता था। इन लोगों ने सुल्तान की उपाधि ना लेके किसकी ली थी, बादशाह की ली थी, राइट? और गाजी तो बेस्ट को ऑफिस बात है भाई, गाजी मतलब इनके फादर ने क्या था, इनके फादर का टाइटल हुआ करता था गाजी, राइट? हमने जब बात करी थी बाबर के बारे में, जब वो राणा सांगा के अगेंस्ट लड़े थे, तो जीते तो गाजी, नहीं तो शहीद। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करी थी, इन्होंने उपाधि ली थी जब ये कोरोनेट हुए थे, जब इनका क्या हुआ था, राज्य अभिषेक हुआ था। चलिए बात करते हैं बैरम खान के बारे में। तो बैरम खान ने बेसिकली क्या करा था, इनको पैट्रनेज प्रोवाइड करा था 1556 से 1560 तक, दैट मींस फॉर
4 इयर्स, मतलब जब से 18 साल के हो गए थे, जब क्या हुआ था, बैरम खान जो थे 18 साल के, सॉरी अकबर जो थे 18 साल के हो गए थे, उसके बाद बैरम खान ने अपना पैट्रोनेज बंद कर लिया था या विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, बैरम खान की बात करते हैं। जो हेमू है, कल हमने बात करी थी, प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी हेमू के बारे में, क्या थे आपके हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये बेसिकली इस नाम से क्या हुए थे, ये बैठे थे, बट इनको मोस्ट पॉपुलरली क्या नाम से बोला जाता है, हेमू के नाम से बोला जाता है। अब ये जो विक्रमादित्य टाइटल है, प्लीज, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था जब हमने बात करी थी गुप्त पीरियड के टाइम पे, कि विक्रमादित्य क्या होती थी, एक उपाधि हुआ करती थी। तो भारतीय इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में ये 14वें विक्रमादित्य हुए हैं। मतलब इनसे पहले 13 लोग और ऐसे हुए हैं जिन्होंने क्या टाइटल लिया है, विक्रमादित्य का लिया है। और तो और ये कौन से थे, लास्ट विक्रमादित्य भी थे। क्या थे, लास्ट विक्रमादित्य थे। तो बेसिकली जब मैं बात करता हूं हेमू की, तो हेमू कहीं ना कहीं बहुत सारी लड़ाइयां लड़ चुके थे और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होते थे। तो जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है, उसमें बैरम खान जो है ये मुगल सेना को लीड करते हैं एंड अल्टीमेटली ही बिकम्स विक्टोरियस। ठीक है, ही बिकम्स विक्टोरियस। ठीक है, बट क्या होता है, जैसे ही अकबर 18 के होते हैं तो वो क्या है, कहीं ना कहीं कुछ पॉलिसीज से बैरम खान की जो है एग्री नहीं होते। लाइक फॉर एग्जाम्पल क्या था कि अकबर जो थे थोड़ा सा उदारवादी हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से ऐसी चीजें देखी हैं कि कहीं ना कहीं अब उनको लगता है कि यार नहीं यार, वायलेंस इज नॉट ऑलवेज द आंसर। बट बैरम खान की जब हम बात करते हैं, ये क्या थे भाई, अपने ईरान से हुआ करते थे, ये अपने आप में बहुत ही एक चंड इंसान हुआ करते थे। ठीक है, तो ये बिलीव करते थे कि अगर आप क्या करोगे, रहम दिखाओगे, तो कहीं ना कहीं ये आप ही की कमजोरी है और मैं कमजोरी नहीं रखना चाहता। तो ये जो कुछ पॉलिसीज हुआ करती थी, स्पेशली आफ्टर विक्ट्री पॉलिसीज जो हुआ करती थी, उनसे कहीं ना कहीं क्या थे, अकबर उनसे मुख्तलाक नहीं रखते थे, क्या करना था, उनको चेंज करना चाहते थे। तो अब अकबर ने क्या करा, उनको बोला खान बाबा बस बहुत हुआ आपका मारना काटना, अब आप क्या करें, अब आपकी उम्र हो गई है, अब आप मक्का और मदीना जाएं। ठीक है, तो क्या करते हैं अकबर, खान बाबा को कहां भेज देते हैं, मक्का यात्रा पे भेज देते हैं। और बीच में ही पाटन नाम की जगह पे मुबारक खान नोहानी करके एक इंसान होता है जो खान बाबा को मार देता है। किसको मार देता है, बैरम खान को मार देता है। अब कुछ हिस्टोरियंस का कहना ऐसा है कि ये इंसान किसके द्वारा भेजा गया था, अकबर के द्वारा भेजा गया था। क्यों, देखिए अब बैरम खान को पता है पूरे इनसाइड्स एंड आउट्स। ठीक है, ऑफिशियली जब मैं बात करता हूं तो वो किसका इंसान था, वो ईरानियों का इंसान था या उन्हीं का एक ऑफिशियल हुआ करता था, राइट। तो अगर इन केस बैरम खान मक्का ना जाके कहां जाता है, ईरानियों के पास जाता है, अपने तमशे शाह के पास जाता है, तो तमशे शाह के पास बहुत सारी ऐसी डेलिब्रेट इंफॉर्मेशन हो सकती थी कि जिससे वो अटैक कर सकता है मुगल पे और मुगलों को ओवरथ्रो भी कर सकता है। तो इस पर्पज से कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि अकबर ने ही क्या करा था, इनको मार दिया था। और कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये क्या था, ये इस इंसान जो था, ये मुबारक खान आपका नोहानी जो था, ये ही वॉज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अकबर। ठीक है, तो खैर इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट, बट हाँ कहानी के हिसाब से देखा जाए, एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं ये अकबर का इंसान हमें जरूर लगता है। चलिए आगे देखते हैं, टीचर्स की बात करते हैं। जो इनके गुरु थे, ठीक है, कौन थे, अब्दुल लतीफ ईरानी। ठीक है, अब्दुल लतीफ ईरानी जो थे इनके प्राइमरी एजुकेटर थे। बट मैं आपको बात बता दूं कि जो अकबर के बारे में जब हम बात करते हैं, वो अनपढ़ था, उसको लिखना और पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता था। ठीक है, वो भाई देखिए महज 14 साल की उम्र में तो बेचारे ने बागडोर संभाल ली थी चीजों की, तो कहां टाइम मिलता उसको पढ़ने के लिए, कहां टाइम मिलता उसको सीखने के लिए, राइट। तो वो सबसे अनपढ़ आदमी था, उसको लिटरली ना लिखना आता था, ना फारसी में, ना उर्दू में, ना हिंदी, ना संस्कृत, कुछ भी नहीं। वो बस एक बोली बोलना जानता था और सुनना जानता था, बट वो लिखना और पढ़ना बिल्कुल भी नहीं जानता था। बट जो उसकी एक मदर बड़ी मम्मी हुआ करती थी, आप कह सकते अपने रिलेशन में कह सकते, उनके रिलेटिव ही हुआ करती थी, उनकी आंट होती थी, कौन, महामंगा। महामंगा का जो था वो बहुत ही इन्फ्लुएंस था किसके ऊपर, अकबर के ऊपर। अकबर अपनी माँ के पास कम, इनके पास ज्यादा रहे हैं, इन्होंने भी क्या करा है, अपने बेटे को कम और अकबर को ज्यादा माना है। कहीं ना कहीं महामंगा का जो इन्फ्लुएंस था वो पॉलिसीज में भी दिखाई करता था, वो उनके पॉलिटिक्स में भी दिखाई करता था। इन्होंने ही पूरी राजनीति की, पॉलिटिक्स की एजुकेशन किसको दी है, अकबर को दी है। ठीक है, चलिए बाद में बात करते हैं, आगे आते हैं हरका बाई के बारे में। हरका बाई जो थी इनकी हिंदू वाइफ हुआ करती थी। ठीक है, जो आप जोधा अकबर की बात करते हैं ना, तो वो जोधा नहीं थी, बेसिकली वो क्या थी, हरका बाई थी। तो हरका बाई बेसिकली कहां थी, आपके भारमल की बेटी थी।
भारमल कौन थे? भारमल मेवाड़ के राजा हुआ थे, कछवा राजा हुआ करते थे, किस कहां के? आमेर के, ठीक है। और इनकी कैपिटल क्या थी? जयपुर थी, ठीक है। तो क्या होता है कि आफ्टर विनिंग बैटल ऑफ पानीपत, और भी बहुत सारे बैटल्स होते हैं, अभी हम बैटल की लिस्ट भी देखेंगे कि भाई अकबर ने कौन कौन से बैटल लड़े, राइट। उसके बाद अकबर क्या भेजते हैं? राजपूतों में एक फतवा भेजते हैं, या कह लीजिए एक एम्बेसडर को अपने भेजते हैं। कहते हैं कि या तो आप मेरा संरक्षण एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, दैट मीन्स मैं आपका पैटर्नेज बन जाऊं, आप अपना रूल चलाते रहो, बट आपके जो टैक्स है, आपकी जो इनकम है, उसमें से कुछ हिस्सा आप मेरे को देते रहो, ठीक है। साथ ही साथ जब मैं लड़ने जाऊंगा आपको आपकी आर्मी भी भेजनी है, और आप पे अगर कोई अटैक करता है तो मैं अपनी आर्मी भेजूंगा, मैं आपको क्या करूंगा? प्रोटेक्ट करूंगा। तो ये शर्तों के साथ क्या है, वो राजपूतों में भेजते हैं। अब भाई राजपूत तो अपने आप में बहुत ही सेल्फ प्राउड इंसान होते हैं, राइट। उन्होंने कहा कि अल्लाह ऐसे कैसे, है ना। तो कहीं ना कहीं जो भारमल होते हैं वो सबसे नियरेस्ट होते हैं किसके? अकबर के शासन के। तो अगर अकबर अटैक करता है तो सबसे पहले भारमल पे ही करेगा, और भारमल ये जानता है कि इतिहास उठा के देख लीजिए, भले ही वो खिलजी हो या भले ही वो कोई भी बाहर का शासक हो, राजपूत कभी भी एक नहीं हो पाए हैं। राजपूत कन्फेडरेसी जो है कभी भी एक नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान जो है धोखा हमेशा दे जाता है। पृथ्वीराज चौहान की बात करो तो वो जयचंद था, राइट। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते तब जो है मेवाड़ के राजा एक साथ नहीं हो पाए, पूरा राजपूताना एक साथ नहीं हो पाया, राइट। तो अब क्या गारंटी है कि अकबर अगर आ गया अटैक करने तो मारवाड़ हो गया, आपका जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर रियासतें हो गई, ये आ जाएंगी मेरी मदद करने, ठीक है। तो भारमल क्या करते हैं? इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, और क्या होता है, इनके ही जो बॉन्ड होता है, ठीक है। अब उनको पता है, देखो भाई राजपूतों के अगेंस्ट जाओगे तो उनकी बेटी की शादी ऑब्वियस सी बात है किसी भी अदर उसमें नहीं होगी, राइट। तो कहीं ना कहीं वो शर्त रख देते हैं कि जो हमारा ये जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप बनता है, ठीक है, किसका? एज अ पैटर्नेज और एक सबॉर्डिनेट का, इसको स्ट्रांग बनाने के लिए और हमको हमारी डिग्निटी रखने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, अकबर आपको हमारी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। तो ऐसे ये पॉलिटिकल मैरिज जो है ये कहीं ना कहीं इनका फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स द राजपूत पॉलिसी विच ही अडॉप्टेड। खैर आगे देखते हैं। बेसिकली हरका बाई से ही क्या होते हैं, आपके सलीम होते हैं, या शेख जो है आपके इनके बेटे सलीम, ठीक है। सलीम उनका ओरिजिनल नाम था, बाद में वो जहांगीर के नाम से जाने गए, ठीक है। तो जो जहांगीर हैं वो इन्हीं से हुए थे, ठीक है। मतलब उनकी मदर कौन थी? ये हरका बाई ही थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ देखते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ बैटल्स के बारे में। देखिए अभी क्या हुआ कि अब बैरम खान के ऊपर से इनका साया हट गया है, संरक्षण हट गया है। नाउ ही इज एन इंडिपेंडेंट रूलर। तो एज अ इंडिपेंडेंट रूलर उन्होंने कई सारे बैटल लड़े, भाई नॉर्थ में भी लड़े, साउथ में भी लड़े, राइट। हम बात करते हैं उनके फेमस बैटल्स के बारे में, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। तो सबसे पहले जब था उन्होंने आक्रमण करा कहां? मालवा एरिया पे। मालवा आपका कहां आता है? एमपी में आता है, ठीक है। वहां का शासक कौन था? बाज बहादुर। बाज बहादुर जो था अपने आप में बहुत ही एबल्ड मिलिट्री कमांडर होता था, साथ ही साथ जो है ये एक बहुत ही अच्छा सिंगर हुआ करता था, राइट। ये क्या हुआ था? अच्छा सिंगर भी होता था, अपने आप में उसकी ख्याति थी, ठीक है। तो 1561 में क्या करा? इस पे चढ़ाई करी गई, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ अकबर विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ बैरम खान, ठीक है। एंड जो था इसका अधा खान और पीर मोहम्मद जो थे, अधा खान, ठीक है, और पीर अदम खान और पीर मोहम्मद जो थे, क्या करा था इन्होंने? मुगल आर्मी को लीड करा था, ठीक है। मुगल आर्मी को लीड करा था किसने? अदम खान ने और पीर मोहम्मद ने, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ? मालवा को जो है इन्होंने कैप्चर करा, और बाज बहादुर फाइनली कहां आते हैं? आपके कोर्ट में आते हैं, किसके? अकबर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं चुनार के बारे में, जो कि बनारस वाला एरिया है। तो यहां अफगान शासक हुआ करते थे, 1562 में यहां पे भी गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोंडवाना एरिया। गोंडवाना एरिया भी अगेन आपका कहां आ गया? थोड़ा ये एमपी वाला एरिया आ गया, ठीक है। आपका जबलपुर महाकौशल वाला एरिया जो है वो गोंडवाना एरिया है, ठीक है। यहां पे कौन थी? रानी दुर्गावती थी, और उनके एक बहुत ही एबल्ड मिनिस्टर हुआ करते थे, वीर नारायण। उनके क्या थे? बहुत ही एबल्ड मिनिस्टर थे, कौन? वीर नारायण, ठीक है। तो रानी दुर्गावती बेसिकली क्या थी? बहुत ही हीरोइक पर्सनालिटी है। 24 जून 1564 इनकी डेथ हो जाती है, और इसी को कहीं ना कहीं हम बहुत ही एक शोक दिवस, या आप कह लीजिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन हिस्ट्री ऑफ एमपी, ठीक है। तो 24 जून को बेसिकली दुर्गावती की जो क्या होती है? डेथ होती है, एंड फाइनली मुगल्स जो है उन पे जीत जाते हैं। मुगल की तरफ से कौन आया था? तो आसफ खान आया था। कौन आया था? आसफ खान। आसफ खान अगेन क्या था? एक एरिया का कमांडर होता था। इसने क्या करा? अकबर के कान भर दिए,
ठीक है, कि कल ना यार गोंडवाना करके एरिया है, बहुत ही फर्टाइल है, साथ ही साथ बहुत सारा पैसा है वहां, तो क्यों ना हम क्या करें, वहां पे अटैक कर दे और वहां के धन को लूटे। तो कहीं ना कहीं आसफ खां ही था जो जिसने क्या करा, अकबर को लीड करा कहां पे, गोंडवाना की तरफ। चलिए आगे देखते हैं। आमिर, आमिर के यहां पे कौन थे, भारमल हुआ करते थे। इन्होंने एक्सेप्ट करा, क्या, विलिंगली एक्सेप्ट करा अपना सबॉर्डिनेशन। एंड फाइनली 1562 में क्या था कि आमिर भी क्या हुई, किसकी रियासत बन गई, मुगलों की। मेड़ता की बात करते तो यहां पे जयमल थे 1562, ये भी क्या था, इन्होंने भी सबॉर्डिनेट क्या करा, एक्सेप्ट करा विलिंगली। मेवाड़ की बात करते हैं, मेवाड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। मेवाड़ जो था, यहां से दो शासकों ने रिवोल्ट करा था, या आप कह लीजिए दो राजपूत रूलर ऐसे थे जिन्होंने क्या करा था, एक्सेप्ट नहीं करा था सबॉर्डिनेशन, इन्होंने क्या कर दिया था, रिवोल्ट कर दिया था। पहले आता है उदय सिंह। उदय सिंह के साथ जब लड़ाई होती है तो 1567-68 में इनकी लड़ाई होती है, राइट। अकबर जो था, इन्होंने खुद ने ही अपने आर्मी को लीड करा था, ये खुद ही गए थे लड़ने। यहां पे क्या था, इनको दो ऐसे वो मिले, एक तो कौन, आपके जयमल जो कि प्रिंस हुआ करते थे, बेटे थे किसके, उदय सिंह के, और पट्टा, ठीक है, इनको फतेह सिंह के नाम से भी जाना जाता है, और मोस्ट कॉमन नेम क्या है इनका, पट्टा। तो बेसिकली क्या, इन दोनों की जो हीरोइक फाइट थी, मतलब जैसे कि आपने वो अगर मूवी देखी हो पद्मावती, राइट, उसमें कौन सा अपने बादल सिंह जी और गोरा सिंह जी जैसे मतलब सर अलग हो जाता, लड़ते रहते, राइट। तो ऐसे कहीं ना कहीं क्या था, इनकी हीरोइक फाइट हुई थी कहाँ पे, आपके मेवाड़ में। तो इनसे इंप्रेस होके क्या करा, अकबर ने इनकी मूर्तियां बनवाई और उसको आगरा फोर्ट में लगवाया। भाई साहब, आगरा फोर्ट में लगवाया कि कल ना अगर ऐसे वीर राजपूतों में होते हैं तो कहीं ना कहीं भाई साहब इनका इन्फ्लुएंस मुझे चाहिए, इनसे क्या करूंगा मैं, इंस्पिरेशन लेता रहूंगा। इन्हीं दो के बदौलत, या इन्हीं दो के बदौलत इन्होंने क्या करा था, पूरी की पूरी मुगल सेना को रोक रखा था। एंड ड्यू टू देम उदय सिंह क्या कर सके, वहां से निकल सके सही सलामत, ताकि आगे फाइट कंटिन्यू कर सके, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम मेवाड़ से ही बात करेंगे, किसके, महाराणा प्रताप के बारे में। किसके बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में। तो 1576 जो होता है, इनके यहाँ पे लड़ाई होती है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है। एक बहुत ही अजीब सी चीज है, ठीक है। चलिए बैटल ऑफ हल्दी घाटी की मैं बात करता हूं तो एक बहुत ही हमें अजीब सी चीज देखने को मिलती है, या आप कह लीजिए इट्स एन आयरनी काइंड ऑफ थिंग। अकबर की जब हम बात करते हैं तो अकबर की मुगल सेना जो कि है मुस्लिम, राइट, उसको किसने लीड करा था, आपके राजा मान सिंह ने करा था। राजा मान सिंह कौन थे, भारमल के पोते थे। कौन थे, ग्रैंडसन थे किसके, भारमल के, राइट। अब देखिए अकबर उनके कौन हो गए, फूफा जी हो गए, है ना। तो भाई भारमल तो अपने क्या है, अपने राजा मान सिंह जो है अपने फूफा जी की तो बात मानेंगे। तो कहीं ना कहीं जो था, राजा मान सिंह जो थे, उन्होंने क्या करा, मुगलों को लीड करा, एक मुस्लिम सेना को लीड करा। वहीं जब मैं बात करता हूं महाराणा प्रताप के बारे में, तो महाराणा प्रताप जो थे, इनके पास एक तो क्या अफगान ट्राइब की एक सेना हुई थी छोटी सी, और छोटी सी की तो भीलों की सेना थी, ठीक है। तो उसको किसने लीड करा, आपके हकीम सूर खान ने। मतलब हिंदुओं को मुस्लिम लीड कर रहा है और मुसलमानों को एक हिंदू लीड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अजीब सी बात है, विडंबना की बात है। खैर देखते हैं बेसिकली अब क्या हुआ इसमें। बेसिकली क्या, महाराणा प्रताप की जब हम बात करते हैं, इनकी कैपिटल क्या हुई थी, कुंभलगढ़ हुआ करती थी, ठीक है। और फाइनली क्या था, ये एक ऐसा बैटल था जिसमें मैं नहीं कहूंगा कि भाई अकबर जीता या महाराणा प्रताप जीते, बट हाँ अकबर के पास कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टेरिटरी महाराणा प्रताप की जरूर आई। तो इसके बाद महाराणा प्रताप को कहीं और शिफ्ट होना पड़ा और उन्होंने कैपिटल कहीं और लेके गए। चलिए रणथंभौर लेके गए। चलिए आगे देखते हैं। रणथंभौर, सूरजन हाडा थे यहां पे, 1569 में इनके साथ बैटल हुआ, ठीक है। कालिंजर की बात करते हैं, राजा रामचंद्र, ये क्या थे, आपके बघेल राजा थे, ठीक है, बघेल किंग थे, ठीक है। तो राजा रामचंद्र के यहां पे ही कौन बसा करते थे, आपके तानसेन, ठीक है। तो मतलब तानसेन प्रीवियसली किसके कोर्ट में हुए करते थे, तो राजा रामचंद्र के कोर्ट में हुआ करते थे। इन्होंने भी क्या करा, सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट करा 1569 में। मारवाड़ की बात करते हैं, रावचंद्र सेन हो गए, उसके बाद जैसलमेर में रावल हर्राय हो गए, बीकानेर के कल्याणमल हो गए। इन सब ने क्या करा, विलिंगली क्या करा, सबॉर्डिनेशन को एक्सेप्ट करा। चलिए गुजरात की बात कर सकते हैं, मुजफ्फर खान तृतीय, जब मुजफ्फर खान थर्ड जो है 1571 ईयर में यहां पे चढ़ाई होती है। यही जो है इसकी विक्ट्री के बाद पोर्चुगीज से सबसे पहली बार मिले हैं कौन, आपके अकबर। अकबर क्या कहते हैं, सबसे पहली बार पोर्चुगीज से मिलते हैं, और यही उन्होंने अपनी जीवन में सबसे पहली बार क्या देखा, समुद्र को देखा, ठीक है। सो ही मेट पोर्चुगीज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही सॉ द ओशन फॉर द फर्स्ट टाइम। कहीं ना कहीं क्या इनके मन में बहुत ही एक इच्छा थी कि भाई मैं समुद्र को देखूं कि भाई इस जमीन के पार क्या है, तो कहीं ना कहीं उनको वो चांस मिला।
बिहार और बंगाल की बात करते हैं तो दाऊद खान हुआ करते थे 1574 एंड 76 में, इसको क्या करा, सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट करवाया। काबुल में जो थे हकीम मिर्जा हुआ करते थे, 1581 में काबुल को जीता, और कश्मीर जीता इन्होंने कहा, यूसुफ याकूब खान के यहां से 1586 में। मतलब देख लीजिए कहां कहां तक जा रहे हैं हम, अभी अफगानिस्तान कश्मीर तक आ गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में निसार खान थे, 1592 में इनको कैप्चर करा। सिंध की बात करते हैं, जानी बेग थे। ठीक है, उसके बाद बलूचिस्तान, मतलब ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पाकिस्तान इनके पास आ गया। पन्नी अफगान थे वहां पे, 1595 में क्या करा, यहाँ पे बलूचिस्तान वाला एरिया भी कैप्चर कर लिया। कांधार की बात करते तो मुजफ्फर हुसैन हुआ करते थे, और कांधार का जो एक्सपीडिशन था ये नॉर्थ इंडिया का आखिरी विक्ट्री थी। ठीक है, इसके बाद वो नॉर्थ इंडिया में उन्होंने और कोई एक्सपेंशन नहीं करा। अब उन्होंने क्या करा कि भाई मेरे पास मालवा है, मतलब मेरे पास नर्मदा से ऊपर का हिस्सा है, तो अब मैं क्या करूंगा, नर्मदा के नीचे जाऊंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, नर्मदा के नीचे जाऊंगा। तो उन्होंने कहीं सदर्न एक्सपेंशन चालू करे। पहला आता है खानदेश। खानदेश में अली खान हुए थे, उनसे उनकी फाइट हुई। बाद में आता है दौलताबाद की बात करते हैं तो चांद बीबी हुई थी, उनसे उनकी लड़ाई हुई। इसके बाद चांद बीबी भाग गई। ठीक है, उन्होंने क्या, बहादुर शाह के साथ अहमदनगर में जो फाइट हुई तो उसमें चांद बीबी ने साथ दिया किसका, बहादुर शाह का, और 1600 में अहमदनगर भी कैप्चर हो जाता है। लास्ट जो है असीरगढ़। असीरगढ़ देखिए क्या है, बेसिकली इसको गेटवे ऑफ साउथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गेटवे ऑफ साउथ बोला जाता है। मतलब जो हमारी सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं उसमें एक दर्रा है, मतलब एक पास है, वहीं पे क्या बना है आपका, असीरगढ़ का किला बना है। तो उस टाइम पे मीरन बहादुर जो था वो वहां पे शासन कर रहा था, और कहीं ना कहीं क्या है कि इस बैटल को लड़ने के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट बैटल रहा अकबर के लिए। अकबर के लिए दिस वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग वॉर ही एवर फॉट और ही एवर लेड, राइट। तो कहीं ना कहीं क्या था, बहुत पहाड़ी पे था, हाइट पे था। भाई अभी तक इतना गए नहीं है, इतना करा नहीं है। हालांकि कश्मीर विक्ट्री है, बट कश्मीर विक्ट्री भी घाटियों में थी, ये तो प्रॉपर पहाड़ है, राइट, वो भी सीधा सीधा उखड़ा हुआ पहाड़। तो क्या था, इसको क्या बोला, दक्षिण की सोने की कुंजी भी बोला जाता था। ठीक है, दक्षिण की सोने की कुंजी, दैट मीन्स द गोल्डन की टू साउथ। ठीक है, तो जब हम असीरगढ़ की बात करते हैं कि अकबर क्या था, अकबर इतना हताश हो गया था, तो अकबर ने क्या करा, अपनी हाइट पार कर दी, इतना गिर गया ये, इतना इसने चीजें करी कि इसको असीरगढ़ चाहिए ही चाहिए। मतलब ये अपने एथिक्स से कहीं ना कहीं क्या फिर गया असीरगढ़ को लेने के लिए। भाई उनकी फूड सप्लाई बंद कर दी, उनकी वाटर सप्लाई बंद कर दी, मतलब लोगों को काट रहे हैं, मार रहे हैं, मतलब वो एक जल्लाद की उस पर हद पे आ गया था। तो कहीं ना कहीं जो है असीरगढ़ को हम क्या बोलते हैं, इसी वजह से ये लास्ट बैटल हुआ अकबर का। इसके बाद अकबर कभी बैटल नहीं करे। और हम ये बोलते हैं कि जब अकबर ने असीरगढ़ को जीत लिया था तो सोने की चाबी से उसका गेट खोला था। किसकी चाबी से, सोने की चाबी से, दैट इज वाई द गोल्डन की। तो असीरगढ़ क्या होता है, 1601 में इनका आखिरी बैटल होता है, पूरे के पूरे इंडिया में क्या होता है, आखिरी बैटल होता है। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की, कुछ ऐसे काम जो अकबर ने करे जिसकी वजह से हम उसको कहीं ना कहीं बहुत ही एबल्ड रूलर मानते हैं, बहुत ही बेटर एडमिनिस्ट्रेटर मानते हैं। एंड ऑफ स्लेवरी, मतलब दास प्रथा का अंत करते हुए उसने 1562 में अपने पैर जमाए कि भाई साहब अब मैं जो हूं दास प्रथा खत्म कर रहा हूं, और साथ ही साथ अपने हरम दल को भी खत्म कर रहा हूं, अपने हरम को भी क्या कर रहा हूं, अपने आप को फ्री कर रहा हूं उससे। दैट मीन्स आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ वुमेन अराउंड मी। ठीक है, मैं क्या हूं, अब हरम दल से फ्री हूं। तो अगेन कहा 1562 में हम हरम दल से भी फ्री हो जाते हैं। पिलग्रिमेज टैक्स की बात करते हैं, या तीर्थ यात्रा महसूल या तीर्थ यात्रा कर। ये एक ऐसा कर हुआ करता था, यह एक ऐसा टैक्स हुआ करता था जो कि हिंदुओं को देना पड़ता था, कहां जाने के लिए, इनके कोई भी रिलीजियस प्लेस पे जाने के लिए, राइट। तो अब अगर जैसे मान लीजिए मैं हूं, राइट, और मैं अकबर के टाइम पे रह रहा हूं या मैं मुगलों के टाइम पे रह रहा हूं, अब मेरे को कहां जाना है, बाबा अमरनाथ के यहाँ जाना है, राइट, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्या, तीर्थ यात्रा कर। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक हिंदू पे स्पेशली काफी ऑप्रेसिव है, तो इसको उन्होंने क्या कर दिया, एंड कर दिया। मतलब पिलग्रिमेज टैक्स जो था, जो तीर्थ यात्रा का था, उसको खत्म कर दिया। कब, 1563 में, 1563 में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जजिया के बारे में, जो अगेन नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था, उसको भी 1564 में एंड कर दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन उठ सकता है कि इन विच ईयर अकबर अबॉलिश द जजिया कर, ठीक है, और द जजिया टैक्स। तो 1564 क्या हो जाएगी आपकी
डेट हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर कहीं ना कहीं बहुत चिंतित थे क्योंकि उनकी संतान नहीं हो रही थी। ठीक है, तो उनको क्या है, एक जगह एक वो बहुत ही आपने सलीम चिश्ती जी को और उनके फादर को बहुत माना करते थे। तो फाइनली सलीम चिश्ती जी के ब्लेसिंग्स से, ठीक है, उनको क्या हुए, सलीम हुए, राइट। तो कहीं ना कहीं क्या थे, बहुत ही इंप्रेस थे। तो इन्होंने क्या करा, पूरा का पूरा फतेहपुर सीकरी बसा दिया। ठीक है, क्या कर दिया, फतेहपुर सीकरी बसाया। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फतेहपुर सीकरी, और उसी को कैपिटल भी बनाते हुए 1571 में क्या करा, वहां एंटर कर जाते हैं फतेहपुर सीकरी में। तो अब क्या हुआ, आगरा से कहां शिफ्ट होगी कैपिटल आपकी, फतेहपुर सीकरी। चलिए, मनसबदारी सिस्टम जो है हम प्रॉपर्ली डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बिल्कुल भी इसको क्या है समझने की जरूरत नहीं है। हम आने वाले जो स्लाइड्स हैं, आने वाला जो समय है, उसमें हम बहुत तरीके से पढ़ेंगे मनसबदारी है क्या, क्योंकि मोस्ट कंफ्यूजन है जो मनसबदारी ही होती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अकबर के टाइम पे उसी में आता है। तो मनसबदारी इंट्रोड्यूस करी थी इन्होंने 1574 में। कब करी थी, 1574 में। चलिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इबादत खाना। देखिए, इबादत खाना समझिए क्या है, इबादत खाना इज बेसिकली अ प्रेयर हाउस। प्रेयर हाउस है। यहां पे क्या था, बेसिकली कई सारे लोग आते थे और कहीं ना कहीं प्रेयर ऑफरिंग कर सकते थे। ये लोग वेरियस रिलीजन के बारे में बात करते थे। ठीक है, तो जब आप कभी भी फतेहपुर सीकरी जाएं तो वहां ये इबादत खाना बना हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है भाई। ऐसा खंबा गड़ा है, खंबे के ऊपर बैठने की जगह है, और ऐसे उसमें से क्या निकले हुए हैं, आपके पूरे के पूरे विंग्स टाइप के निकले हुए हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। कभी भी आप अगर फतेहपुर सीकरी जाएं तो प्लीज, मैं तो बोलूंगा कहीं भी कोई भी हिस्टोरिक जगह जाते हैं ना, वहां गाइड जरूर करिएगा, क्योंकि उन्हीं के पास क्या है, कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है, और उन्हीं की इंफॉर्मेशन से आप क्या कर सकते हो, उन चीजों को रिलेट कर सकते हो, उन चीजों को इमेजिन कर सकते हो, राइट। अब अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूं फतेहपुर सीकरी और मैं गाइड नहीं करता हूं, तो मेरे लिए क्या है, इट्स जस्ट अ बिल्डिंग, राइट। मेरे को उस बिल्डिंग का या उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस नहीं पता। मुझे ये पता था भाई इबादत खाना क्या है क्या नहीं है, बट मैंने भी सुना था भाई फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना है। पर जब मैं फतेहपुर सीकरी देखने गया, वहां मुझे गाइड ने बताया कि ये जो आपका बिल्डिंग है फोर्ट में, ये इबादत खाना हुआ करता था। ठीक है, तभी मैं आइडेंटिफाई कर पाया, उस चीज को रिलेट कर पाया। तो राइट, तो कभी भी आप हिस्टोरिकल प्लेस जाएं, वहां प्लीज अगर गाइड की व्यवस्था हो तो वो जरूर करें। चलिए, खैर मैं बात करता हूं आगे। इबादत खाना का जो था, शुरू में सिर्फ मुस्लिम्स के हुआ करता था, फिर इसको बाद में क्या कर दिया गया, सभी रिलीजियस के लिए लोगों के लिए ओपन कर दिया गया। तो कब करा गया, 1578 में। विद इन 3 ईयर्स का करा गया, इबादत खाने को सभी ओपन कर दिया गया, सभी रिलीजन्स के लिए, सभी धर्म गुरुओं के लिए क्या कर दिया, ओपन कर दिया। यहां बेसिकली क्या था, अकबर क्या करता था, अलग अलग धर्म के लोगों को बुलाता था, उनसे उनके धर्म की शिक्षा लेता था। ठीक है, कि भाई आपका धर्म क्या कहता है, हिंदुइज्म क्या कहता है, जैनिज्म क्या कहता है, मुस्लिम लोग जो है इस्लाम क्या कहता है, ये सब चीजें जो हैं बेसिकली इन सब की एजुकेशन लेता था। तो उसको नहीं पता था कि लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, बट हाँ उसको ये पता था कि सुनते कैसे हैं और समझते कैसे हैं। खैर, नेक्स्ट हम बात करते हैं मजहर के बारे में। तो एक अनाउंसमेंट था, तो मजहर इन्होंने कब दिया, 1579 में दिया। फाइनली क्या था, इसी दिन इबादत खाने के बेसिकली बेसिस पे जब उन्होंने वेरियस रिलीजन्स को सुना, इन्होंने अपना खुद का रिलीजन चालू करा। क्या, दीन इलाही। इन्होंने क्या करा, खुद का रिलीजन चालू करा दीन इलाही का 1582 में। और साथ ही साथ क्या निकाला, एक इलाही कैलेंडर निकाला, एक इलाही संवत निकाला, का 1583 में। तो ये कुछ बेसिकली इंपॉर्टेंट वर्क्स थे किसके, अकबर के। चलिए, नौ आप बात करते हैं हम 9 जेम्स के बारे में, अकबर के नवरत्नों के बारे में। ठीक है, देखिए अब क्या हो सकता है कि देखिए क्या होता है, देखिए ये जो पूरे के पूरे 9 लोग हैं, ये एक ही टाइम पे सब लोग साइमल्टेनियसली तो थे, दैट मीन्स कंटेम्परेरी तो थे, बट जरूरी नहीं है कि अकबर के साथ शुरू में रहें और एंड तक जाएं। अब 9 रत्नों की जब मैं बात करता हूं तो कुछ बुक्स में हमें बाज बहादुर का भी नाम मिलता है, कुछ बुक्स में नहीं मिलता, राइट। तो जो कॉमन 9 जेम्स हमको देखने को मिले हैं, और मोस्टली यही 9 जेम्स क्या है, हमको सब जगह देखने को मिलता है, एक या दो नाम जो है वो चेंज होते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं हम बेसिकली उनके 9 जेम्स के बारे में और प्रॉपरली उनको समझते हैं। पहली बात करेंगे हम ऑफकोर्स बीरबल, अकबर और बीरबल की कहानियां जो हैं, कार्टून्स जो हैं काफी फेमस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसिंग स्टोरीज होती थी। ठीक है, इनके कन्वर्सेशन जो हुआ करते थे। तो बीरबल के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या करा कि भाई बीरबल की बुद्धिमत्ता से इंप्रेस होकर बीरबल को कोर्ट बुलाया जाता है और कुछ इनाम देने की बारी होती है। ठीक है, इनाम देने की बात होती है, राइट। तो अब क्या है कि भाई बीरबल क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो बाहर जो द्वारपाल रहता है, जो गार्ड रहता है, वो क्या बोलता है कि तुम किस लिए आए हो, पूछता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, सिक्योरिटी गार्ड है, पूछे गई। तो बोलता है कन्ना मेरे को कुछ इनाम मिलने वाला है। तो बोलता है कन्ना जो भी मिलेगा उसमें से आधा मेरा आधा तुम्हारा। उसने कहा ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं।
तो बीरबल चले जाते हैं, बीरबल आते हैं ऐसे करके कलना जिल्ले इलाही जो भी मतलब जो सैल्यूटेशन से देते हैं। तो अकबर उनको बोलते कलना तुमको क्या चाहिए इनाम में, तो कलना का मुझे 50 कोड़े चाहिए। सो एवरीबडी इज लाइक, मन का यार ये इंसान जागीर मांग सकता था, ये इंसान पैसे मांग सकता था, सोना चांदी अशरफी मांग सकता था, बट ये पनिशमेंट क्यों मांग रहा है, ये कोड़े क्यों मांग रहा है। तो कहीं ना कहीं अकबर जो है कहीं ना कहीं बहुत सोच में पड़ जाते हैं। फिर उससे पूछते कलना यार ये कोड़ों के बीच में क्या है, मतलब व्हाई डू यू वांट अ पनिशमेंट एज अ रिवॉर्ड। ठीक है, तो बीरबल बोलते हैं कि आपका जो द्वारपाल है उसने मुझे कहा था कि जो भी मुझे इनाम मिलेगा आधा उसको मिलेगा और आधा मेरे को, तो 25 मुझे मारिए और 25 उसको मारिए। तो उससे इतने इंप्रेस होते हैं कि क्या बताएं कि उसको कहीं ना कहीं अपने सीधे दरबार में ले आते हैं और क्या करते हैं, उसको राजा बीरबल का नाम देते हैं। क्या टाइटल देते हैं उनको, क्या, राजा बीरबल। ठीक है, बेसिकली इनका नाम क्या था, महेश दास था। ठीक है, उस टाइम पे जैसे इनकी बुद्धि से जब ये इंप्रेस हुए तो बीरबल, बेसिकली बीर मींस आपकी बुद्धि, तो बुद्धि के बल पे इनका नाम क्या निकला, बीरबल लगा। ठीक है, तो इनका ओरिजिनल नाम जो था महेश दास हुआ करता था और ये भगवान दास के कोर्ट में हुआ करते थे। पहले किसके कोर्ट में होते थे, ये भगवान दास के कोर्ट में होते थे। और ये इकलौते ऐसे हिंदू थे जिन्होंने क्या एक्सेप्ट करा, आपका दीन इलाही। क्या एक्सेप्ट करा, दीन इलाही जो है, ये इकलौते ऐसे थे जिन्होंने एक्सेप्ट करा। ठीक है, बात करते हैं जुडिशरी के बारे में। तो ये हेड ऑफ जुडिशरी भी हुआ करते थे अकबर के टाइम पे। भाई जब तक ये जिंदा थे तब तक ये क्या होते थे, जुडिशरी के हेड हुआ करते थे। कहीं ना कहीं तो जो थे अकबर इनसे बहुत ही ज्यादा एडवाइस मांगा करते थे। ठीक है, अकबर ने ही इनको क्या राजा बीरबल की उपाधि दी। साथ ही साथ ये जब यूसुफ जाई ट्राइब 1586 में यूसुफ जाई ट्राइब का क्या हुआ था, रिवोल्ट हुआ था और उसको सप्रेस करने के लिए अकबर ने इन्हीं को भेजा था। तो उनसे लड़ते लड़ते क्या हुई, इनकी डेथ हो जाती है, बीरबल की डेथ हो जाती है। तो राइट, तो साथ ही साथ मतलब एडवाइस के साथ साथ ये अपने आप में एक बहुत अच्छे मिलिट्री पर्सन भी हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नवरत्न कौन सा है, तो वह है अबुल फजल। अबुल फजल बेसिकली इनके लिए एज अ फादर फिगर हुआ करते थे। क्या थे, फादर फिगर हुआ करते थे। और तो और ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जनरल को समझाना, देखना, पूरा करना, ये सब ये देखते थे। ठीक है, तो मेन प्रोपोगेटर ऑफ दीन इलाही मतलब प्रवर्तक जो थे, मेन जो उसके हेड हुआ करते थे, ऑफकोर्स वो तो अकबर था, बट प्रोपोगेटर या प्रमोटर जो थे वो अबुल फजल हुआ करते थे। ठीक है, बात करता हूं, इन्होंने ही लिखी है आईन अकबरी जो है वो इन्हीं ने लिखी है। साथ ही साथ क्या था, अबुल फजल को क्या कहीं ना कहीं शक हो गया था कि जो जहांगीर है वो क्या कर रहा है, राजशाही से कहीं ना कहीं एक बगावत करने की कोशिश कर रहा है। ही इज नॉट ऑन द राइट पाथ। ठीक है, कहीं ना कहीं चोरी कर रहा है, क्या अपने जो आप कह लीजिए एम्बिशंस को पूरा करने के लिए उसको जो मनी चाहिए, जो पैसे चाहिए, कहीं ना कहीं वो सही तरीके से नहीं ले रहा। ठीक है, तो क्या होता है, इसी वजह से अबुल फजल और जहांगीर के बीच में बहुत ही टेंशन बना रहता था शुरू से। भाई देखिए, अब अबुल फजल कौन है, ये अकबर के लिए फादर फिगर है। राइट, ही जब अकबर 14 साल का था तब से अबुल फजल उसके साथ रहे, तब से उसको गाइड करते आ रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है भाई कि अबुल फजल की बात को अकबर सिर्फ ऐसे ही नकार नहीं देंगे। ठीक है, और अब ये पड़ गए जहांगीर के पीछे कि यार वो इंसान गलत कर रहा है कि अब अकबर भी इनके लिए एज अ सन है। ठीक है, तो अब जब इनके बेटे ने इतनी मेहनत करी है, इतना बड़ा साम्राज्य बनाया है, तो उसको प्रोटेक्ट करना इनकी जिम्मेदारी बनती है। तो क्या होता है कि वीर सिंह बुंदेला क्या है, अबुल फजल को बुलवाते हैं। ठीक है, उनसे जो भी उस टाइम पे जो भी खातादारी है, जो भी चीज़ है, जो भी किसी पर्पस के लिए, वर्क पर्पस के लिए बुलाते हैं। और जब ये ओरछा पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं, ओरछा पहुंचते हैं। ओरछा भी आपका कहाँ है, एमपी में आता है। तो जैसे ये ओरछा पहुंचते हैं वहीं किसके कहने पे, आपके जहांगीर के कहने पे वीर सिंह बुंदेला क्या कर देते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो आज भी आप जाओगे कभी ओरछा भी अगर आप घूमने जाओ तो वहां प्रॉपरली जहांगीर के लिए महल बनवाया था वीर सिंह बुंदेला ने। बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और विडंबना की बात तो यह है कि इतना बड़ा महल बनवाया था उन्होंने और जहांगीर सिर्फ एक ही दिन रुकने आए थे। खैर आगे बात करते हैं तानसेन के बारे में। भाई तानसेन का नाम तो किसने नहीं सुना होगा, रामतनु पांडे जो था इनके बचपन का नाम था। क्या था, रामतनु पांडे था। टीचर्स की बात करते हैं, इनके गुरुओं की बात करते हैं तो गौस मोहम्मद इनके थे, फिर हरिदास थे और मृगनयनी। ठीक है, गौस मोहम्मद जैसे क्या, इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन ली थी म्यूजिक में, राग तान वगैरह ये सब चीजें। हरिदास जो थे, हरिदास से क्लासिकल म्यूजिक की। और फाइनल ऐसा कहते हैं कि जो तोमर वंश की राजकुमारी थी, अपनी जो क्वीन हुआ करती मृगनयनी, ये भी इनकी कहीं ना कहीं टीचर हुआ करती थी। चलिए, शादी के बाद इन्होंने क्या अता अली खान के नाम से अपना नाम चेंज कर लिया और इन्होंने अपना साथ ही साथ क्या कर लिया, रिलीजन भी
चेंज कर लिया। चलिए वर्क की बात करते हैं, इनकी रागों की बात करते हैं। तो मियाँ की सारंगी, मियाँ के मल्हार, ये दो क्या है, इनके ओरिजिनल हैं, ओरिजिनल वर्क है। ठीक है, फिर राग दरबारी कानड़ा जो थी, जिसको मियाँ का राग बोला करते थे। कौन? अकबर जो थे वो क्या बोला करते थे? मियाँ का राग बोला करते थे। फिर संगीत सार जो है एक किताब लिखी उन्होंने, अगेन म्यूजिक पे, और रागमाला लिखी, अगेन किस पे? म्यूजिक पे। टाइटल की बात करते तो अकबर ने इनको कई सारे टाइटल दिए थे, जैसे कि मियाँ तानसेन इनको टाइटल दिया गया था, और कंठाभरण, आपका कंठाभरण स्वामी विलास जो है इनको ही टाइटल दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या था, इनकी डेथ हो जाती है, और बेसिकली इनको अपने ही टीचर के बाजू में गाड़ दिया जाता है। इनका जो कब्र है वो गौस मोहम्मद के बाजू में ही, कहां है? ग्वालियर किले में। ग्वालियर फोर्ट में क्या है? इनका मौजूलियम है, इनकी कब्र है। ठीक है, कोर्ट पोएट की बात करते हैं, सबसे पहले थे ये दौलत खान लोधी के कोर्ट में, उसके बाद आते हैं रामचंद्र बघेल के, राजा रामचंद्र बघेल के कोर्ट में, और वहां से फिर फाइनली कहां आते हैं? अकबर के यहाँ। तो अकबर के यहाँ बेसिकली उनके कमांडर जलाल खान जो थे वो इनको बताते हैं कि भाई साहब ये तानसेन है, ये बहुत अच्छा गाता है, आप एक बार इनको सुनिए जरूर। चलिए आगे देखते हैं। अगेन फतेहपुर सीकरी में इनके लिए भी क्या था, एक प्रॉपर प्लेस बना हुआ था, जहाँ पे बेसिकली ऐसा गार्डन था वो। अब अगेन ये सब चीजें जो थी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग है, ऐसा गार्डन हुआ करता था। ठीक है, यहां पे बीच में क्या था, तानसेन बैठा करते थे, यहां पे पूरा पानी, और आजू बाजू क्या थे, लोग बैठा करते थे, आजू बाजू लोग बैठा करते थे, और यहाँ तानसेन गाया करते थे अपना फेमस दीपक राग, भैरव राग, ये सब चीजें होती थी, यहाँ तानसेन गाया करते थे। चलिए मौजूलियम के बारे में हमने बात कर लिया, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट जेम की ओर, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम जो थे ये बैरम खान के बेटे थे, किसके थे? खान बाबा के बेटे हुआ करते थे। ठीक है, तो अब ऐसा कहते हैं कि खान बाबा को मरवाने के बाद खान बाबा की विधवा से भी किसने शादी करी? अकबर ने ही करी। खैर आगे देखते हैं, बेसिकली बैरम खान के थे। साथ ही साथ हम बात करते हैं अपने टाइम के बहुत ही बड़े स्कॉलर हुए, बहुत ही बड़े विद्वान हुए। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने तुजुक ए बाबरी जो थी, तुजुक ए बाबरी जो थी, इसको ट्रांसलेट करा तुर्की से पर्शियन में, किस नाम से? बाबर नामा। ठीक है, तुजुक ए बाबरी को इन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट करा, किसके नाम से? बाबर नामा के नाम से, जो कि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, गुजरात विक्ट्री जब हुई अकबर की, उसके बाद इसमें अब्दुल रहीम का बहुत बड़ा रोल प्ले था, कमांडिंग में कह लीजिए या लीड करने में। तो कहीं ना कहीं इसी विक्ट्री के बाद उनसे इंप्रेस होके खाने खाना की इनको क्या दी? टाइटल दिया। तो ये खाने खाना बेसिकली क्या है? इनका नाम नहीं है, ये इनका टाइटल है। क्या है? टाइटल है, एक उपाधि है। चलिए आगे देखते हैं। राजा मान सिंह, ग्रैंड सन ऑफ भारमल एंड सन ऑफ भगवान दास या भगवान दास। ठीक है, ये जो थे राजा मान सिंह जो थे, ये अकबर के दरबार में सबसे बड़े मनसबदार थे। सबसे बड़े मनसबदार अगर कोई थे तो वो राजा मान सिंह ही थे अकबर के टाइम पे। ठीक है, अब देखिए राजा मान सिंह जो थे बेसिकली इनके मेन आर्मी जनरल भी हुआ करते थे। मैक्सिमम वॉर जो है, मैक्सिमम नदर्न एक्सपेंशन जो है अकबर का, वो राजा मान सिंह के नेतृत्व में ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि एक बहुत ही विडंबना सी बात है कि अगर उस टाइम पे राजा मान सिंह के अंडर हमारी पूरी पूरी राजपूताना कन्फेडरेसी अगर एक हो जाती। ठीक है भाई, देखिए जाहिर सी बात है, जब राजा मान सिंह की बात करें तो हम इनको अनसक्सेसफुल नहीं बोल सकते, राइट? क्योंकि भाई देखिए महाराणा प्रताप के अगेंस्ट भी खड़ा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो सोचिए अगर महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह एक साथ हो जाते तो क्या अकबर बच पाता, राइट? तो कहीं ना कहीं ये हमारी राजपूतों की कहीं ना कहीं हिस्ट्री रही है कि कभी भी एक दूसरे के साथ ये कहीं से समय आने पे कभी खड़े नहीं हो पाए। ये कहीं कहीं क्या है कि इसी चीज़ का फायदा जो है, ये चीज़ आगे भी रही। ऐसा नहीं है कि मुगलों के टाइम पे खत्म हो गई। जब हम उत्तरवर्ती मुगल देखते हैं, जब मतलब हम पोस्ट मुगल्स देखते हैं, तो उनमें भी यही दिक्कत थी। और इसी चीज़ का फायदा किसने उठाया? ब्रिटिशर्स ने उठाया, पोर्चुगीज ने उठाया, फ्रेंच ने उठाया कि कल ना यार ये तो आपस में लड़ते जा रहे हैं, और इसी चीज़ का फायदा उठा के हम क्या कर सकते हैं, इन पे कैप्चर कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं जो है हम यहाँ पे अपना प्रभुत्व जमा सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप के अगेंस्ट लड़े और इन्होंने मैक्सिमम एक्सपेंशन जो भी है इन्होंने ही क्या करा? लीड करा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजा टोडरमल के बारे में। ये क्या थे? इनके अगेन ऑफिशियल हुआ करते थे। ठीक है, दीवान ए अशरफ हुआ करते थे ये उस टाइम पे, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो थे ये हेड हुआ करते थे। इन्होंने ही जो थी बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, और यही लैंड रिफॉर्म्स जो थे ये कहीं ना कहीं इनके जो प्रीवियस एम्प्लॉयर हुआ करते थे, कौन? शेर शाह सूरी, वहीं से इंस्पायर होके उसको और बेटर करके कहां इंप्लीमेंट करा इन्होंने? अकबर के रूल में इंप्लीमेंट करा। चलिए
शेख फैजी की बात करते हैं, ये अबुल फजल के बड़े भाई थे, साथ ही अकबर के दरबारी कवि भी हुआ करते थे। ठीक है भाई, तानसेन क्या थे, कवि नहीं थे, वो संगीतज्ञ थे, वो म्यूजिशियन थे। बट हम शेख फैजी की जब बात करते हैं तो ये क्या थे, कवि थे। और इन्हीं के अंडर क्या था, अकबर ने एक डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन एस्टैब्लिश करा था कि जहां पे क्या होती थी, हिंदी बुक्स जो हैं, संस्कृत बुक्स जो हैं पुरानी और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको फारसी और तुर्की में ट्रांसलेट करा जाता था। तो वो किसके अंडर हुई थी, तो इन्हीं फैजी के अंडर उसको रखा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हकीम हुमायूं के बारे में। तो ये क्या है, यही इनके क्या हुआ करते थे, आपके रॉयल शेफ हुआ करते थे। ठीक है, ये रॉयल किचन का पूरा खाना जो है वो यही पकाते थे। ठीक है, और साथ ही साथ हम बात करते हैं मुल्ला दो प्याजा के बारे में। ये बेसिकली इतना कुछ इन्फ्लुएंशियल पर्सन नहीं थे, बट हाँ ये अपने कॉमिक सिचुएशन के लिए जाने जाते हैं कि भाई जब भी क्या होता है, किसी की चुटकी लेनी होती है या कुछ ना कुछ एक सटारिस्टिक कमेंट करना होता, तो मुल्ला दो प्याजा सबसे आगे हुआ करते थे। और इनका नाम बेसिकली दो प्याजा बेसिकली क्या है, ये खाने के साथ हमेशा प्याज खाते थे, तो इसलिए अकबर ने इनका क्या नाम रख दिया, मुल्ला दो प्याजा। तो यही दो ऐसे जेम्स हैं जो कि आपको बुक में अलग अलग मिल सकते हैं। हो सकता हो भाई हकीम हुमायूं की जगह पे या मुल्ला दो प्याजा की जगह पे आपको क्या मिल जाए, बाज बहादुर मिल जाए या कोई और इंसान मिल जाए। ठीक है, खैर आगे देखते हैं। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 9 जेम्स कभी भी कांस्टेंट नहीं रहे, जैसे जिसकी काबिलियत थी वो कहीं ना कहीं अपनी जगह इन नवरत्नों में बनाता गया। चलिए राजपूत पॉलिसी की बात करते हैं। सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल मैरिज। हरका बाई के साथ हमने देखा कि कैसे इन्होंने एक पॉलिटिकल मैरिज एस्टैब्लिश करी और कहीं ना कहीं जो है राजपूतों को समझने की कोशिश करी। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजपूत पॉलिसी के अंडर ही इन्होंने कुछ ऐसे नॉन मुस्लिम टैक्सेस थे जैसे कि जजिया और तीर्थयात्रा कर जो था उसको खत्म कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इन्होंने एक पॉपुलर क्राउड या कह लीजिए जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है उसका कहीं ना कहीं का सपोर्ट जीता। ठीक है, अब राजपूताना किंग को क्या करने लग गए, जितने जितने लोग थे जिन्होंने सबऑर्डिनेशन एक्सेप्ट करा या जिन पे जीत गए, उनको क्या करा, मुगल सर्विस में अपॉइंट करा। आप क्या रहेंगे, एक मुगल ऑफिशियल रहेंगे। बट इन्होंने ये ध्यान दिया कि ये जो राजपूताना लोग हैं इनको क्या एट पार विद मुगल नोबिलिटी ट्रीट करा जाए, मतलब इनको कहीं से कहीं तक ये ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए कि ये गैर धर्म के हैं तो इसलिए क्या है ये हमारे दरबार में क्या है कि एक बहुत ही निचला पोस्ट रखते हैं, या फिर आप कह लीजिए इनको अलग रख लिया जाएगा, या कोई भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ नहीं होने देते थे। जो रिस्पेक्ट, जो चीजें जो है सिक्योरिटी आप कह लीजिए या इंफॉर्मेशन कह लीजिए जो मुगल नोबिलिटी के साथ शेयर करी जाती थी, वही काम के अकॉर्डिंग भी किसके साथ शेयर करी जाती थी, इन राजपूतों के साथ शेयर करी जाती थी। तो यही क्या हुआ, यही सक्सेसफुल चीज रही इनके बारे में कि इन्होंने क्या करा, मान सम्मान में कभी कभी नहीं रखी, भले ही किसी इंसान ने सबऑर्डिनेशन विलिंगली एक्सेप्ट करा हो या उस पर जीता हो। खैर बात करते हैं तो ऑलमोस्ट ऑल राजपूत रूलर्स जो थे, सभी राजपूत जो हुआ करते थे, इन्होंने सबऑर्डिनेशन एक्सेप्ट करा विलिंगली, बट एक्सेप्शन हमको देखने को मिलते हैं। ऑफ कोर्स सी बात है, राणा उदय सिंह थे और महाराणा प्रताप थे और उनके बेटे अमर सिंह। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज अकबर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं आपकी क्या, जब्ती सिस्टम। जब्ती सिस्टम बेसिकली क्या था, एक कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू का सिस्टम हुआ करता था जो कि किसके टाइम से था, शेर शाह सूरी के टाइम से। ठीक है, शेर शाह सूरी के टाइम क्या हुआ था, एक जब्ती सिस्टम होता था जो कि आपका रेवेन्यू कलेक्टिंग सिस्टम होता था। ऑफ कोर्स सी बात है, किसने इंप्लीमेंट करा, राजा टोडरमल ने, या टोडरमल ने क्या करा, इसको और बेटर मंगवाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं दहसाला या दहशाला व्यवस्था के बारे में या बंदोबस्त के बारे में। ये क्या था, एक ऐसा लैंड देना लोगों को जहां पे क्या करे, टैक्स फिक्स्ड रहे। ठीक है, अलग अलग टाइप के लैंड हुआ करते थे। जब हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे तब हम ये भी देखेंगे कि किन किन टाइप के लैंड हुआ करते थे इस दहशाला में। तो बेसिकली क्या होता था, टैक्स फिक्स होता था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी की, जिस हिसाब से जमीन हुआ करती थी। भाई देखिए, जमीन को नापने के भी कुछ तरीके चेंज करेगा इसमें। तो बेसिकली ये चीज है, ये आपकी क्या है, लैंड रिफॉर्म है। ठीक है, और ये दहशाला कब इंप्लीमेंट करी गई, 1580 में करी गई। और ये दहशाला किसी और नाम से पहले भी कहां थी, शेर शाह सूरी के टाइम पे थी। कहां थी, शेर शाह सूरी के टाइम पे थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपरली मनसबदारी सिस्टम के बारे में। इंस्पिरेशन कहां थी, अफगानिस्तान के मनसब सिस्टम। अफगानिस्तान का जो मनसब सिस्टम था वहां से इंस्पिरेशन ली गई थी इस चीज की। ठीक है, अब देखिए मनसब बेसिकली समझिए क्या है। मनसब एक पोस्ट है जो कि दो टाइप की हुआ करती थी, एक मिलिट्री और एक नॉन मिलिट्री।
ठीक है। बट जब फेमसली बात करते हैं तो हम मनसबदारी को मिलिट्री से ही जोड़ते हैं, राइट। बट हाँ, ये क्या थी, एक टाइप की पोस्ट हुआ करती थी, तो जितनी बड़ी जात होती थी या दैट मीन्स जितना बड़ा उसका मौदा होता था, ठीक है, या जितना बड़ा वो मनसब होता था, उसी हिसाब से उसको क्या मिलेगा, उसको पैसे मिलेंगे, जागीर मिलेगी, और जाहिर सी बात है पोस्ट या काम भी उस हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो मनसब अकॉर्डिंग टू अबुल फजल क्या थे, ये वैरी करते थे 10 से 7,000 का उसमें, ठीक है। दैट मीन्स 10 मनसब, 7,000 मनसब जो थे, 10 मनसब सबसे कम हुआ करता था और 7,000 मनसब जो था सबसे ज्यादा था, और इनकी कितनी 66 कैटेगरीज हुआ करती थी। बट रियलिटी में ओनली 30 to 33 कैटेगरीज जो थी उसको इंप्लाई करा गया था या इंप्लीमेंट करा गया था, ठीक है। पूरी 66 कैटेगरीज को नहीं करा गया था, सिर्फ 30 से 33 कैटेगरीज को ही इंप्लीमेंट करा गया था। दैट टू इसमें क्या, मिलिट्री और नॉन मिलिट्री दोनों आया करते थे। अब समझ में आया क्या होता था मनसबदार, ठीक है। तो अब जो है मनसब क्या हो गया, सिस्टम हो गया। मनसबदार कौन हो गया, वो बेसिकली पोस्ट हो गई। किस टाइप की पोस्ट हो सकती है, ये एक मिलिट्री पोस्ट भी हो सकती है और एक नॉन मिलिट्री पोस्ट भी हो सकती है। नॉन मिलिट्री पोस्ट मतलब जो आपके दरबार में रहे, आपकी कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज में हाथ बढ़ाएं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मनसबदारी के बारे में थोड़ा सा। और अब इसमें क्या हुआ, अकबर ने थोड़ा रिफॉर्म करते हुए क्या करा कि इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जात, पहला आता है जात। जात बेसिकली इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्या हैं क्या नहीं। जात बेसिकली एक पोस्ट हुआ करती थी और उसी के जात के बेसिस पे क्या मिलती थी, आपको सैलरी मिलती थी, ठीक है। और उसी के हिसाब से आपको सवार रखने की भी अनुमति दी जाती थी। सवार बेसिकली आर योर हॉर्समैन, ठीक है। तो जितना बड़ा मनसब उसकी उतनी ही बड़ी जात, और जितनी बड़ी जात उसी हिसाब से उसको सवार रखने की भी क्या मिलती थी, अनुमति मिलती थी। तो जब भी वॉर होता था इन मनसबदारों को बुलाया जाता था, ठीक है, और ये अपनी आर्मी लेकर पहुंच जाते थे। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो बेसिकली जैसा एडमिनिस्ट्रेशन हमको सेंटर में देखने को मिलता है, सेम वैसा का वैसा जो है हमको उनके सूबों में भी देखने को मिलता है। तो सूबों में क्या था, यही मनसबदार हुआ करते थे, ये सूबेदार हुआ करते थे, राइट, ठीक है, जो कहीं ना कहीं मनसबदार भी हो सकते थे, ठीक है। चलिए ये था बेसिकली क्या, आपका मनसबदारी सिस्टम। डिटेल में नहीं है, शॉर्ट में है, क्योंकि हमको बहुत ही ऑब्जेक्टिव रखनी है अपनी स्टोरी। चलिए आगे बात करते हैं, सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। स्लेवरी इन्होंने बंद कर दिया था 1562 में, हमने अभी देखा था, ठीक है। सती को इन्होंने प्योरली बैन कर दिया था। ये फर्स्ट मुस्लिम शासक थे ऐसे जिन्होंने इसको प्योरली बैन कर दिया था। जब हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं तो उसने यस ऑफ कोर्स कुछ स्टेप्स जरूर ऐसे लिए थे कि ताकि सती बैन हो जाए, बट वो प्रॉपरली या पूरी तरीके से बैन नहीं कर पाया था। बट हम जब अकबर की बात करते हैं तो इसने प्रॉपरली क्या कर दिया था, सती प्रथा को कंप्लीटली बैन कर दिया था। साथ ही साथ चाइल्ड मैरिज को भी इसने क्या कर दिया, बैन कर दिया, ठीक है। उसके लिए, इसके प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए एक ऑफिशियल रखा जिसका नाम था तुर्बेग, ठीक है। तो कोई भी शादी होती थी वो प्रॉपर्ली रजिस्टर करवाई जाती थी, और तुर्बेग ही ऑफिशियल ऐसा होता था जो कि चेक करता था, जो कि उस शादी को वैधता नहीं देता था, क्या कि भाई किसी बच्ची की शादी तो नहीं हुई है, राइट, प्रॉपर एज है कि नहीं है उसकी, ठीक है। तो तुर्बेग ऑफिशियल क्या था, ये हुआ करता था, क्या क्या चेक करता था, आपकी चाइल्ड मैरिजेस पे बैन जो है या जो प्रैक्टिस है उसको बंद करी जाए या उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाई जाए, उसके लिए तुर्बेग नाम का एक ऑफिशियल होता था। 2 घोड़ों को दागने की प्रथा जो हमने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे देखी, साथ ही साथ आपने क्या हो गए, इन्फेंट फीमेल्स को भी इन्होंने क्या बैन कर दिया, मतलब गर्ल चाइल्ड की हत्या पे भी कहीं ना कहीं रोक लगा दी। घोड़ों को दागने की प्रथा और हुलिया सिस्टम जो था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, ये अभी तक क्या चल रहे थे, इनके साथ साथ चला कर रहे थे, इनको अभी तक इंप्लीमेंट करा गया था। चलिए अकबर के कोर्ट में क्या प्रैक्टिसेस होती थी, सबसे पहले जमीन बोस और सिजदा हुआ करता था। ये कहां से देखा, सिजदा हमने बलबन के टाइम से देखा था, ठीक है। जमीन दोस्त बेसिकली अगेन वही है, जमीन को चूमेंगे आप, ठीक है। झरोखा दर्शन बेसिकली क्या था, झरोखा मतलब एक झलक दिखाना, राइट। तो ये क्या करते थे, अपने पूरे लोगों के साथ, अपने पूरे प्रॉपर गार्ड सिक्योरिटी के साथ क्या करते थे, ये लोगों के बीच में निकला करते थे, उनसे इंटरेक्ट करा करते थे, उनसे देखा करते थे अपना पूरा शहर जो है प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं था। तो ये था बेसिकली क्या, झरोखा दर्शन। और इसको स्टार्ट भी किसी ने करा था, अकबर ने ही करा था। बंद किसने करा था इसको, आपके आलमगीर, या जिसको बोलते हैं औरंगजेब, इसने बंद कर दिया था, ठीक है। खैर तस्लीम है चौकी बेसिकली क्या था, हर एक जो हायर ऑफिशियल हुआ करता था उसको ये निर्देश था, आप दिन में कम से कम एक बार जो है पूरे फोर्ट का चक्कर लगाएंगे,
आपको जो भी सजेशन दिखता है कि भाई यहाँ पे ये हो सकता है या यहाँ पे ये बेटरमेंट हो सकता है या हमारी ये कमी है, तो आपको क्या करना है, पूरी की पूरी चौकी का, पूरी के पूरे फोर्ट का आपको राउंड लगाना है। हर एक पर्सन इंडिविजुअली लगाएगा, ऐसा नहीं चार दोस्त चले साथ में बिल्कुल हाँ यार चलते टहलते टहलते बात करके, नहीं, प्रॉपरली राउंड लगाना है, हर एक चीज को मॉनिटर करनी है और रिपोर्ट बैक करना है। तो ये थी क्या, तस्लीम चौकी। चलिए, आर्ट, कल्चर, रिलीजन और कंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं तो मुगलों का एरा कहीं ना कहीं बहुत ही स्वर्णिम रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करते हैं तो हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में इन्होंने बनाया है, आगरे का लाल किला यही है, फतेहपुर सीकरी का पूरा इन्होंने बसाया है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा जो गुजरात विक्ट्री के बाद था, शाही महल, इबादत खाना, दीवाने खास जो था वहीं पे दीवाने खास भी है। ठीक है, अब अगेन आप विजिट करेंगे कभी फतेहपुर सीकरी तो जरूर, जाहिर सी बात है, आपको देखने को मिलेगा। चलिए, पंचमहल, इलाहाबाद फोर्ट, लाहौर का फोर्ट और चार बाग सिस्टम। अब ये समझिए क्या है चार बाग सिस्टम। सबसे पहला जो था आराम बाग हुआ करता था, जो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स पे बेस्ड था, वो सबसे पहला नमूना था किसका, आपके चार बाग सिस्टम का, दैट मींस 4 गार्डन सिस्टम का। ठीक है, तो ये भी बेसिकली ज्योमेट्री बेस्ड था। ठीक है, बट सबसे ज्यादा इसको प्रचलन जो है, सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन जो बागों का कह सकते हो वो अकबर के टाइम पे था, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, चार बाग सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रचलित किसके टाइम पे था, सबसे ज्यादा अपने पोजीशन में किसके टाइम पे था, वो अकबर के टाइम पे था, ना कि बाबर के टाइम पे। चलिए, इन्होंने बाबर का ही मकबरा जो था कहाँ शिफ्ट कराया, अपने काबुल में कराया, आगरा से। ठीक है, इन्होंने जगत गुरु टाइटल दिया, किसको दिया, एक जैन मॉन्क को दिया जिनका नाम था हरविजय जी सूरी, इनको क्या करा, जगत गुरु का टाइटल दिया। ठीक है, ही पर्सनली वेंट टू द कॉटेज ऑफ हरिदास। हरिदास बेसिकली क्या थे, एक बहुत ही सूफी सेंट हुआ करते थे, मतलब हिंदी के थे ऑफ कोर्स, और ये भजन गाया करते थे। तो इनको क्या हुआ कि एक दिन अकबर ने बुलावा भेजा, कहीं से अकबर को सुनने में आया कि भाई साहब उस इंसान का जो गाना है वो कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त है, तो अकबर ने इनको बुलावा भेजा, तो ये गए ही नहीं। ठीक है, ही टोटली रिफ्यूज कि भाई साहब मैं नहीं जाऊंगा। इन्होंने जवाब लिख के भेज दिया कि मेरे जो भजन हैं वो मेरे प्रभु के लिए हैं और किसी के लिए नहीं है, तो अगर आपको सुनना हो तो आप मेरी कुटिया में आइए और सुनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अकेले इन्हीं के लिए क्या बोलते, आपके हरिदास के लिए क्या करते थे, अकबर इनकी कुटिया में जाया करते थे इनके भजन सुनने के लिए। चलिए, कोर्ट आर्टिस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे पेंटर की बात हो रही है, इनके जो मुगल कालीन जो चित्रकला है उसकी बात हो रही है। तो कोर्ट में जो थे इनके दसवंत और बसवान, 2 कोर्ट जो आर्टिस्ट हुआ करते थे, इनके राज जो थे चित्रकार हुआ करते थे। साथ ही साथ अब्दुल समद जो थे, ये उस टाइम में बहुत ही फेमस पेंटर हुआ करते थे, वो भी कहाँ थे, मुगलों के ही दरबार में थे, अकबर के ही दरबार में थे। लिटरेचर की बात करता हूं, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, एक प्रॉपर डिपार्टमेंट, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का ही स्टैब्लिशमेंट कर दिया था, किसके अंडर, फैजी के अंडर। ठीक है, तो फैजी ने बेसिकली क्या करा, जो महाभारत था, ठीक है, महाभारत का क्या करा, इन्होंने एक पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करा, जिसका नाम क्या दिया, रज़्मनामा, द बुक ऑफ वॉर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, या क्वेश्चन को घुमाया कैसे जा सकता है, समझिए। ये आ सकता है कि व्हाट इज द नेम और व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ द बुक ऑफ वॉर्स, दैट मीन्स महाभारत की बात कर रहा है। ठीक है, या फिर ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द पर्शियन नेम ऑफ द बुक ऑफ वॉर्स, तो वो रज़्मनामा की बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर सीधे सीधा सवाल आ सकता है कि महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन किसने करा, फैजी ने करा। ठीक है, किस नाम से करा, तो रज़्मनामा से करा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन उठ सकते हैं। ठीक है, चलिए, और भी बहुत सारी थी, दमयंती की जो बुक्स थे, बहुत सारी जो वेरियस अदर बुक्स थी, उनके भी ट्रांसलेशन किसने करे, आपके इसी डिपार्टमेंट ने, अलग अलग लोगों ने इसी डिपार्टमेंट में फैजी के अंडर क्या करा, ट्रांसलेशन का काम करते गए। ठीक है, अबुल फजल की बात करते हैं, इन्होंने क्या करी, अनवर सिद्दत के नाम से क्या करा, पंचतंत्र का ट्रांसलेशन लिखा। आईन अकबरी लिखी, अकबरनामा भी इन्हीं ने लिखी। नेक्स्ट हम बात करते हैं तुजुक के बाबरी, जो कि अब्दुल रहीम खाना ने क्या करा था, इसका नाम चेंज करके ट्रांसलेट करके बाबरनामा के करा था। ठीक है, फाइनली सलीम चिश्ती की उनकी मुरादों से, इनकी ब्लेसिंग से इनको क्या हुआ, एक पूरा का पूरा क्या हुआ, इनको बेटा हुआ, पूरा क्या ऑब्वियस बात है पूरा ही होगा, पर इसका नाम क्या रखा था, सलीम रखा था। किन के नाम पे, सलीम चिश्ती के नाम पे रखा था। कंटेम्प्रेरी रूलर्स की बात करते हैं तो वर्ल्ड सिनारियो में क्वीन एलिजाबेथ हुआ करती थी इनके टाइम पे इंग्लैंड में, हेनरी IV हुआ करते थे फ्रांस में, शाह अब्बास आपके ईरान में हुए थे एंड आइवन द टेरेबल कहाँ हुए थे, आपके रशिया में। तो बेसिकली ये थे आपके क्या, अकबर का काल जो है बहुत ही बड़ा रहा है, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स का।
और हर साल जो है अकबर ने पूरे के पूरे टेन्योर में कुछ ना कुछ ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट करा है, बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत बेटर एडमिनिस्ट्रेशन और द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो अकबर के टाइम पे ही देखने को मिलता है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम प्रॉपरली पढ़ेंगे कहाँ पे, आपके एक सेपरेट पार्ट में, मुगल पार्ट 3 में, जहाँ पे हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, कुछ ऑफिशियल्स की बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं इनके क्या आने वाले रूलर्स के बारे में, जो कि आज की पीढ़ी जो है आपकी अकबर की पीढ़ी आगे चलाएगी। तो चलिए बात करते हैं हम जहांगीर के बारे में। भाई जहांगीर जो थे बहुत ही मन्नतों के बाद हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये क्या थे, काफी लाड प्यार में पले बड़े थे। तो जब इन्होंने राजगद्दी संभाली तो इन्होंने अधिकतर टाइम क्या था अपना लेजर में बिताया, तो इसी वजह से क्या था, इनके टाइम पे रिवोल्ट बहुत हुए। बट कहीं ना कहीं इनके बेटों की वजह से, या आप कह लीजिए कि इनके खुद की वजह से भी क्या करें, ये सक्सेसफुल रहे उन रिवोल्ट को सप्रेस करने में, ठीक है। इसलिए हम इनका नाम जो है काफी एबल्ड या सक्सेसफुल रूलर्स में से लेते हैं। कोरोनेशन की बात करें तो आगरा फोर्ट में होता है। इनके बेटों की बात करते हैं, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदर, ये इनके क्या थे, बेटे थे। तो जैसे ये शासक बनते हैं, राजा बनते हैं, तो इनके जो बेटे हैं खुसरो, वो रिवोल्ट कर देते हैं 1605 में, ठीक है। अब रिवोल्ट कर देते हैं, जाहिर सी बात है इनको खदेड़ा जाता है, इनको कहीं ना कहीं ढूंढा जाता है। तो ये कहाँ असाइलम लेते हैं, कहाँ अपना प्रोटेक्शन लेते हैं, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के पास। कहां लेते हैं, सिक्कों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के पास क्या करते हैं, असाइलम लेते हैं, और ये इनसे गोविंदवाल में मिलते हैं। कहां मिलते हैं, गोविंदवाल में मिलते हैं। फाइनली क्या होता है कि गोविंद इनको असाइलम देने के लिए जहांगीर जो है किसकी हत्या करवा देते हैं, गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा देते हैं, ठीक है। और फाइनली खुसरो को भी कैप्चर करते हैं और उसको भी फांसी दे दी जाती है। तो जब खुसरो की फांसी दे दी जाती है तो उसका जो ग्रेव है, उसका जो आप मकबरा है बेसिकली, वो कहाँ बनाया था, उसी की मदर के बाजू में, शाह बेगम, कहाँ पे, आपके इस्लामाबाद में, ठीक है। बाद में इसी ग्रेव को किस नाम से जाना गया, तो खुसरो बाग के नाम से जाना गया। आगे रिवोल्ट की बात करते हैं तो आगे भी हमको और रिवोल्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मिलता है अमर सिंह का रिवोल्ट देखने के लिए, जो कि किसके बेटे थे, महाराणा प्रताप के बेटे थे, ठीक है। इसको किसने करा, खुर्रम ने सप्रेस करा, ठीक है। अब खुर्रम ने क्या था, एक अपने आप में बहुत मिलिट्री एबल्ड पर्सन हुआ करता था, तो खुर्रम को भी क्या था, ज्यादा से ज्यादा रिवोल्ट सप्रेस करने के लिए भेजा था। तो जब वो अहमदनगर का आपका मलिक अंबर का जो रिवोल्ट था, उसको जब सप्रेस करने गए और उसमें विक्टोरियस हुए, उसी के बाद जहांगीर ने उनको क्या उपाधि दी, शाहजहां की उपाधि दी। तो यस, ये वही रूलर हैं जो जहांगीर के सक्सेसर बनते हैं, उनके आगे रूल करते हैं। चलिए बात करते हैं इंग्लिशमैन के बारे में। तो यहाँ पे इंग्लिशमैन आते हैं या ब्रिटिश पीपल आते हैं क्या मांगने की, परमिशन मांगने के लिए फैक्ट्री ओपन करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आते हैं अपने कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है। विलियम हॉकिंस लेकर आते हैं जेम्स 1 का पत्र लेकर आते हैं, किसके लिए, अकबर के लिए, ठीक है। इनको तुर्की और पर्शियन भाषा दोनों अच्छे से बोलना आती थी, समझना आती थी, तो इसीलिए ये क्या कर पाए, ये उनको इंप्रेस कर पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जहांगीर ये समझ रहा था, या ये उसके मन में परसेप्शन था कि अगर कोई इंसान फिरंगी आया है या बाहर से आया है तो वो उसकी नेटिव लैंग्वेज में बात करेगा या एक ट्रांसलेटर लेकर आएगा। पर जैसे ही वो इनके कोर्ट में आते हैं, इनसे बात करने के लिए तुर्की भाषा में बात करते हैं, तो उनसे इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि इनको फिरंगी या फिर इंग्लिश खान की क्या दे देते हैं, उपाधि देते हैं। उसके बाद आते हैं थॉमस रो 1615 में। इनके बीच में 2 और आए थे बट अनसक्सेसफुल रहे, जेम्स 1 के लेटर लेकर आए थे, ये भी जेम्स 1 का लेटर लेकर आए और ये फादर एडवर्ड के साथ आए थे, और फाइनली ये सक्सेसफुल रहे परमिशन लेने के लिए, किसमें, फैक्ट्री खोलने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, नूरजहां के बारे में हम बात करेंगे। नूरजहां जो थी, शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ मुगल पॉलिटी। भाई महामंगा के बाद अगर कोई इन्फ्लुएंसर हुआ तो वो कौन हुई है, आपकी नूरजहां हुई है। इनका प्रॉपर्ली पूरा का पूरा गुट चलता था, ठीक है। चलिए बात करते हैं नूरजहां के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में यहाँ पे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, काफी इन्फ्लुएंस रखती हैं अपना, तो इनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। नूरजहां की बात करें तो इनका ओरिजिनल नाम क्या था, मेहरुनिसा नाम हुआ करता था, किसका, नूरजहां का। ये क्या थी, इन्हीं के एक सिपाही हुआ करता था अली कुली खान, क्या, अली कुली खान की वाइफ हुआ करती थी, ठीक है। अब अली कुली खान बेसिकली क्या थे, ये इनके साथ हंटिंग एक्सपीडिशन पे जाया करते थे, किसके साथ, जहांगीर के साथ। तो एक शेर को मारने के लिए इनको क्या टाइटल दिया, शेर ए अफगान। किसने दिया, जहांगीर ने टाइटल दिया, किसको दिया, अली कुली खान को दिया। क्यों दिया, क्योंकि इन्होंने शेर को मार दिया था, तो इसलिए शेर ए अफगान इनको टाइटल दिया। तो एक रोज क्या होता है, नवरोज का त्योहार रहता है, दैट मीन द पर्शियन न्यू ईयर का त्योहार रहता है। तो उस पे कस्टम क्या है कि राजा आता है और सिक्के जो है अपने फोर्ट से गिराता है, राइट। तो जहांगीर भाई साहब, मैं जैसा कि मैंने कहा कि कहीं ना कहीं ये दिलफेक इंसान हुआ करते थे, तो जैसे ही ये सिक्के गिरा रहे थे, नीचे मेहरुनिसा अपना पल्ला लेके खड़ी थी ताकि सिक्के आए।
तो उनको देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है इनको, ठीक है, लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और कहीं ना कहीं इनकी इच्छा होती है कि मैं किससे शादी करूं, मेहरुनिसा से शादी करूं। बाद में उनको पता चलता कि यार ये तो शेर अफगान की वाइफ है, धीरे से क्या करते हैं, शेर अफगान को ही साइड में कर देते हैं, दैट मीन्स उसको पूरी इक्वेशन से एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। अब ये मेहरुनिसा के पास जाते हैं कि कल ना यार मेरे से शादी कर लो, आप तो आप विडो हो गए हो, ठीक है, तो अब आप मेरे से शादी कर लो, ठीक है। तो नूरजहां क्या बोलती है या मेहरुनिसा क्या बोलती है, भैया अभी तो मेरी बेटी है, अभी तो मेरी क्या है, बेटी जिंदा है, तो मैं कैसे शादी कर लूं। तो जब बेटी की बात आती है तो इनकी बेटी है कौन, लाडली बेगम। तो कल ना यार अब जब तक इसकी शादी नहीं होगी तब तक तो मैं शादी कर नहीं सकती। तो ये क्या करते हैं, लाडली बेगम की शादी किससे करा देते हैं, अपने बेटे शहरयार से करा देते हैं। किससे करा देते हैं, शहरयार से करा देते हैं। चलिए फिर बेसिकली क्या होता है कि फाइनली जो है ये मानती हैं शादी के लिए और ये शादी कर लेती हैं, ठीक है। इनके फादर थे गियास बेग, किसके फादर, मेहरुनिसा के फादर क्या थे, गियास बेग थे। और जहांगीर ने इन्हों क्या दिया, इत्माद उद दौला का टाइटल दिया। क्या दिया, इत्माद उद दौला का टाइटल दिया। और साथ ही साथ एक अच्छी हाई पोस्ट भी इनको ऑफर करी, कहां, अपने ही दरबार में, ठीक है। जब इन इत्माद-उद-दौला मरते हैं तो उनका जो मौज़िलियम है, बेसिकली उनका जो मकबरा है, वो कौन बनवाती हैं, तो नूरजहां ही बनवाती हैं, ठीक है। और उसमें ही सबसे पहले पितृदुआ टेक्निक हमको देखने को मिलती है। अब ये पितृदुआ टेक्निक बेसिकली है क्या, समझिए। क्या होता है, ये जड़ाई होती है। बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली शेप्स काट के, स्टोन्स को अलग अलग शेप्स काटे जाते हैं और उसको फिर एक दूसरे स्टोन में फिट करा जाता है, ठीक है। दैट मीन्स एक बेस हो गया, मान लीजिए ये मार्बल का बेस हो गया, राइट। अब क्या करना है, उसको इन पे कोई आकृति बनानी है, कोई पैटर्न बनाना है। स्पेशली क्या बनाए जाते थे, फूल और पत्ती बनाए जाते थे। तो उसमें क्या करते थे, ये अलग अलग कलर के स्टोन्स, सेमी प्रेशियस और प्रेशियस स्टोन्स क्या करते थे, लेते थे, उनको काट के पॉलिश करके ही क्या करते थे, ये एक पैटर्न बना दिया करते थे। तो यही जो था, ये आपका क्या था, ये पितृदुआ टेक्निक हुआ करती थी, किसकी, जड़ाई की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हुई है तो यही किसमें, इत्माद-उद-दौला के मकबरे में हुई है और इसीलिए इसको बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है। तो दैट मीन्स इसकी जो सुंदरता है वो ताजमहल से कंपेयर करी जाती है। कहाँ है, आपके आगरा में ही है। मदर की बात करते हैं, अस्मत बेगम की बात करते हैं, तो ये इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है। क्या, गुलाब से इत्र बनाने की जो टेक्निक होती थी वो इन्हीं ने क्या करी थी, इन्वेंट करी थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो जब क्या होता है, फाइनली 1611 में वो शादी के लिए मान जाती हैं, तो क्या होता है कि यार मेहरुनिसा, तुम हमारे जीवन में रोशनी लेकर आई हो। क्या लेकर आई हो, रोशनी लेकर आई हो। तो अब से क्या तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा नाम होगा नूर महल। मतलब नूर मतलब बेसिकली लाइट। तो तुम क्या हो, इस महल की नूर हो, तुम इस महल की क्या हो, ट्यूबलाइट हो, ठीक है। तो क्या होता है, मेहरुनिसा कहना कि क्या होती, थोड़ा खफासी हो जाती, कलना यार ये क्या बात है, तुम तो मेरे को महल का ट्यूबलाइट बोल रहे हो। तो कलना का कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, तुमको पूरे जहां का एलईडी बना देते हैं। क्या नाम रख देते हैं तुम्हारा, नूरजहां। तो जो नूरजहां या नूर महल नाम दिया गया था वो जहांगीर के द्वारा ही दिया गया था। इन्फ्लुएंशियल रखता था। इनका जो ग्रुप होता था उसको जुंता ग्रुप बोला जाता था। क्या बोला जाता था, जुंता ग्रुप। इसमें कौन थी, नूरजहां तो थी, उनके फादर हुआ करते थे, उनके ब्रदर हुआ करते थे, साथ ही साथ जो खुर्रम है या शाहजहां है, ये भी इस गुट के क्या होते थे, एक मेंबर हुआ करते थे। दैट मींस नूरजहां की भी क्या थी, इन्फ्लुएंशियल पर्सन कहां पे थी, शाहजहां पे भी थी, ठीक है। तो अब क्या बात करते हैं हम बेसिकली जहांगीर के बारे में। इन्होंने क्या करा, मनसबदारी में थोड़ा सा चेंज करा। इन्होंने क्या कंसेप्ट लेकर आए, दू आफ्ता और शी आफ्ता का, ठीक है। दू आफ्सा और शी आफ्सा का लेकर आए, कंसेप्ट लेकर आए, बेसिकली डबल एंड ट्रिपल। इन्होंने अनुमति दी बेसिकली अपने मनसबदारों को कि आप क्या कर सकते हो, उसी लैंड पे या उसी जागीर पे डबल या ट्रिपल हॉर्सेस भी आप या सवार क्या कर सकते हो, आप रख सकते हो, ठीक है। कॉइन्स की बात करते तो निसार कॉइन्स हुआ करते थे। निसार कॉइन्स का नाम हुआ करता था किसके टाइम पे, आपके जहांगीर के टाइम पे। चलिए, पेंटिंग एरा, जहांगीर का टाइम जो है वो स्वर्ण काल बोला जाता है पेंटिंग का। दैट मीन्स द गोल्डन एरा ऑफ पेंट एंड आर्ट, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि अब ऐसा बोला जाता है कि जहांगीर इतने इस चीज में निपुण होते थे, उनको पेंटिंग से इतना लगाव था कि उनका एक स्टेटमेंट था कि आप चाहो तो अलग अलग पेंटर्स को बुला लो 10 से 12 और हर एक से किसी एक इंसान का एक अंग बनवा लो। जैसे कि मान लो ए पर्सन से उसकी आंखें बनवा लो, बी पर्सन से नाक बनवा लो, सी पर्सन से गाल बनवा लो, डी पर्सन से बाल बनवा लो, कुछ भी कर लो, मैं सब बता सकता हूं कि ये पार्ट किस इंसान ने बताया। मतलब ये इतने निपुण हुआ करते थे इस पेंटिंग एरा में। फेमस पेंटर्स की बात करते हैं तो आगा रजा हुआ करते थे इनके टाइम पे,
ठीक है, इन्हीं के अंडर में क्या करा, एक पेंटिंग स्कूल भी खोला गया। अबुल हसन होते थे, उस्ताद मंसूर होते थे, उस्ताद मंसूर को इन्होंने एक टाइटल दिया था, नादिर अलोस करके, और भी बहुत सारे क्या थे, फेमस पेंटर इनके टाइम पे हुआ करते थे। चलिए, तो जो मुगल आर्ट है, मुगल जो आप पेंटिंग्स हैं, सबसे ज्यादा अकबर से लेकर अकबर के बाद जहांगीर ही था जिसने इस मुगल आर्ट को क्या दिया, बहुत तवज्जो दिया और इसका काफी डेवलपमेंट कराया। लिटरेचर की बात करते हैं तो हमजा नामा क्या थी, एक बुक लिखी गई थी पेंटिंग के बारे में ही, उसके इंफॉर्मेशन डिटेल्स और सिखाने के लिए। तुजुक ए जहांगीरी क्या थी, शुरू में तो ये ऑटोबायोग्राफी थी, बट इसको क्या करते जहांगीर कंप्लीट नहीं कर पाए, तो इसको फाइनल स्वरूप जो है या फाइनल टच जो है किसने दिया, मुतबिंद खान ने दिया। ठीक है, मुतबिंद खान ने क्या दिया, इसको फाइनल टच दिया। ठीक है, चलिए, अपने जस्टिस के लिए जहांगीर बहुत माने जाते थे। एक इनका कहना यह था कि एक इनके दरबार से या कह लीजिए इनके पूरे के पूरे पैलेस से एक जंजीर जाया करती थी सोने की, कहां तक, यमुना के किनारे तक। ठीक है, और इसके एंड पे बजी थी घंटियां। तो किसी को भी अगर न्याय चाहिए था तो बस उस जंजीर को पकड़ के बजा देना है और उसको न्याय 100% मिलेगा। तो बहुत ही जस्टिस लविंग पर्सन हुआ करते थे, कौन, आपके जहांगीर। अब भाई जाहिर सी बात है, देखिए राजा हैं, फाइनल अथॉरिटी हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, जस्टिस और जो लोग हैं उनको इनसे बहुत प्यार रहेगा। साथ ही साथ बैठे बैठे तो काम है यार, जस्टिस ही कर लेते हैं बैठे बैठे। ठीक है, तो जंजीर ए अदल जो थी उस बेसिकली पूरी की पूरी जंजीर का नाम हुआ करता था। जिसको भी जस्टिस चाहिए वो जंजीर पकड़ के आ सकता था। पंडित राज इनके यहाँ पे एक संस्कृत स्कॉलर हुआ करते थे, जिनको उन्होंने क्या, जगन्नाथ की क्या दी थी, जगन्नाथ जो थी वो हुआ करते थे क्या, इनके स्कॉलर हुआ करते थे और उनको पंडित राज की उपाधि दी थी। ठीक है, जगन्नाथ को क्या दी थी, पंडित राज की उपाधि दी थी। ठीक है, संस्कृत श्रीकांत जो थे इनके यहाँ पे, श्रीकांत हुआ करते थे, इनको हिंदुओं का जज बनाया। दैट मीन्स अगर कोई भी हिंदू मामला या हिंदू रिलीजन से रिलेटेड मामला आता है तो वो कौन सॉल्व करेगा, वो श्रीकांत करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये रक्षाबंधन भी मनाते थे निगाह-ए-दस्त के नाम से। किसके नाम से, निगाह-ए-दस्त के नाम से क्या बनाते थे, ये रक्षाबंधन भी मनाया करते थे। फाइनली मौजोलियम की बात करता हूं तो इनका मौजोलियम इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है। कहां पे, लाहौर में। चलिए, ये थे बेसिकली आपके जहांगीर। अब हम बात करने वाले शाहजहां के बारे में, एक ऐसा इंसान जिसको आर्किटेक्चर से प्यार था और इसके पीरियड को ही हम क्या बोलते हैं, द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। इनकी मदर जो थी वो जगत गोसाई नाम था उनका, क्या था, जगत गोसाई नाम था, और वो किसकी, उदय सिंह की डॉटर हुआ करती थी। उदय सिंह बेसिकली आपके कछवा राजपूत हुआ करते थे और ये मोटा राजा के नाम से फेमस थे। किसके नाम से, मोटा राजा के नाम से फेमस हुए थे। ठीक है, मिलिट्री सक्सेशन की बात करता हूं, इन्हीं के टाइम पे बुंदेला रिवोल्ट हुआ, जो कि जुझार सिंह बुंदेला के अंडर में हुआ 1628 से लेके 1635 के बीच में। कहीं ना कहीं क्या था, जो इनकी पॉलिसीज हुआ थी, एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके एग्रेरियन पॉलिसीज, उसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं हुआ था। पोर्चुगीज विक्ट्री देखने को मिलती है 1631-32 में, निजाम शाह अहमदनगर के उन पे विक्ट्री देखने को मिलती है 1633 में, बीजापुर और गोलकोंडा भी इन्होंने ले लिया था 1635 में। अब बात करते हैं गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में। तो ताजमहल तो आप सभी को पता है 1632 में बनाना चालू हुआ और 53 में कंप्लीट हुआ। 1653 में क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ये क्या है, मकबरा है उनकी बीवी मुमताज का। किसका, उनकी बीवी मुमताज का। तो जब हम बात करते हैं इसके बारे में तो आपने एक बहुत फेमस कहावत सुनी होगी कि भाई ताजमहल बनने के बाद क्या था कि इन्होंने क्या कर दिया था, अपने कारीगरों के हाथ काट दिए थे। तो बेसिकली ये एक क्या है, एक टाइप से मुहावरा है या कह लीजिए एक टाइप से जुमला दिया गया था। उन्होंने लिटरली हाथ नहीं काटे थे, बट क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखिए 21 ईयर्स तक क्या करा, एम्प्लॉयमेंट दिया। ठीक है, 21 ईयर्स तक आर्टिस्टों को एम्प्लॉयमेंट दिया। तो अगर कोई आर्टिस्ट उस टाइम पे रेगुलर पेमेंट पे 21 ईयर्स काम करता है तो उसको आगे काम करने की क्या जरूरत है, इसलिए यह बोला गया कि उन्होंने क्या कर दिए, हाथ काट दिए। खैर, बात करते हैं हम उस्ताद ईशा के बारे में। उस्ताद ईशा ने ही इसका ब्लूप्रिंट बनाया था कि भाई जो आपका ताजमहल है वो कहाँ सिचुएटेड होगा, उसके जो गेट्स हैं वो कैसे होंगे और उसका अलाइनमेंट कैसा होगा। ताजमहल के बारे में आज भी बहुत सी अच्छी बातें हैं। भाई देखिए, जैसे ही आप उसके गेट के अंदर से घुसते हैं ना तो प्रॉपर अलाइनमेंट देखने को मिलता है। मतलब उसका जो गेट है, ये एक मेन गेट है, राइट, उसके अंदर जैसे ही आप घुसेंगे ना तो यहीं पे पॉइंट पे आपको ये पॉइंट देखने को मिलेगा। मतलब ये पॉइंट जो है कहीं पे इधर या उधर नहीं होगा, यही देखने को मिलेगा। और यहीं पे क्या छतरियां बनी हुई है एक ऐसे करके, तो मतलब बहुत ही बेटर और ब्यूटीफुल अलाइनमेंट है। मतलब इवन क्या कर सकते हो आप, ये जो
फुटपाथ लगे हुए हैं ना, तो इनकी लाइन से भी मैच करके देख सकते हो। ताजमहल चारों साइड से एक जैसा ही दिखता है, तो इसके बेसिकली ऐसे करके 3 गेट है, एक आपके नॉर्दर्न गेट है, वेस्टर्न और ईस्टर्न, ठीक है। पीछे कोई भी नहीं है, पीछे यमुना नदी है, और इसी के पीछे क्या था, इन्होंने एक और ताज बनवाने की सोची थी जिसको काला ताज बोलते थे, ठीक है। हालांकि उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं सनकी हो गए थे, तो इनके ही बेटे ने उनको मना कर दिया कि भाई साहब, औरंगजेब ने इनको कैप्चर कर लिया कि अब जो है आप मत करवाओ। क्योंकि ताजमहल की जब हम बात करते हैं तो भाई इनके पास पैसा कहां से आता था, 21 साल तक जब इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया तो पैसा आएगा कहां से, लोगों के टैक्स से। तो ये ताजमहल बनवाने के पीछे की जो धुन हुआ करती थी इनकी, ये इतनी आग तक बढ़ गई थी कि इन्होंने टैक्स इंक्रीमेंट करे। लोग जो थे वो कहीं ना कहीं बहुत ही हताश थे इनके रूल से, क्योंकि क्या था, इनको क्या करना था, ताजमहल बनवाना था, और उसके लिए लगता है पैसा। आर्किटेक्ट की बात करें तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे इसके आर्किटेक्ट थे, ठीक है। और मकराना जो है, मकराना राजस्थान से मार्बल आया था, किसके लिए, ताजमहल के लिए। मयूर सिंहासन की बात करते हैं, मयूर थ्रोन की बात करते हैं। आपने अगर मूवी देखी होगी पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की, जो अभी रिसेंटली उसकी आई थी, संजय दत्त की थी, और साथ में ही अर्जुन कपूर थे। तो जब संजय दत्त का शुरू का सीन आता है तो वो मयूर सिंहासन में ही बैठे हुए दिखते हैं। तो वो जो मयूर सिंहासन था वो बेसिकली किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था अपने लिए, और उसकी कीमत अरबों खरबों रुपए में थी। आज के ज़माने में क्या है, बहुत ही ज़्यादा कीमत है उसकी, तो उस टाइम तो सोचिए क्या ही होगी। तो मेन आर्टिस्ट जो थे इसके बेबदल खान हुआ करते थे, जिन्होंने क्या करा, इस बेसिकली पूरे मयूर थ्रोन को बनाया। इस पे भी उन्होंने क्या यूज करी, अपनी पित्रा दुआ टेक्निक यूज करी, ठीक है। और पीछे जो है एक यूनानी या ग्रीक गॉड की फोटो बनाई इन्होंने, आर्ट बनाया वीणा बजाते हुए। फाइनली जब अफगानों का अटैक होता है तो मयूर सिंहासन को ले लिया जाता है, और इसी मयूर सिंहासन में कोहिनूर भी जड़ा हुआ था। अदर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, शाहजहानाबाद जो है दिल्ली के निकट इन्होंने ही बसाया था। तो जब ये अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहे थे दिल्ली के लिए, तो इन्होंने शाहजहानाबाद बसाया था बीच में रहने के लिए, और इसी दौरान क्या था, रेड फोर्ट का भी काम हो रहा था। आगरा की जामा मस्जिद जो है इनकी बेटी जहां आरा ने बनवाई थी, किसने बनवाई थी, जहां आरा ने बनवाई थी। आगे बात करते हैं रेड फोर्ट, आपका दिल्ली का लाल किला। दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरे की मोती मस्जिद थी, इन्हीं के टाइम पे बनी थी। अब बात करते हैं लिटरेचर और आर्ट के बारे में, ठीक है। मोहम्मद फकीर और मीर हाशिम, इनके टाइम पे दो बहुत ग्रेट आर्टिस्ट हुआ करते थे, या क्या थे, पेंटर्स हुआ करते थे, ठीक है। वनहिदर मिश्र और हरि नारायण मिश्र जो थे, इनके कोर्ट में दो संस्कृत स्कॉलर्स हुआ करते थे। सिरे अकबरी जो था, ये उपनिषदों का ट्रांसलेशन था, किसके द्वारा, दारा शिकोह के द्वारा। किसके द्वारा, दारा शिकोह इनके एल्डेस्ट सन थे, ठीक है। एल्डेस्ट सन हुआ करते थे कौन, आपके दारा शिकोह। और दारा शिकोह बहुत ही विद्वान आदमी हुआ करते थे। ऐसा बोलते हैं कि भाई साहब ये इज कंसिडर्ड एज द किंग ऑफ फॉल्टी लक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या इनकी किस्मत नहीं रही कि ये रूल नहीं कर पाए, बट हाँ अपने आप में मोस्ट एबल्ड पर्सन, मोस्ट एजुकेटेड पर्सन कौन थे मुगलों में, दारा शिकोह ही हुआ करते थे। इन्होंने महाकवि राय का टाइटल दिया किसको, कवि जगन्नाथ को, ठीक है। कवि जगन्नाथ जो कि किसके टाइम पे भी हुआ करते थे, जहांगीर के टाइम पे भी, उनको क्या दिया, महाकवि राय। लाल खान जो थे इनके टाइम पे म्यूजिशियन थे, ठीक है। इनको क्या गुण समंदर का दिया, गुण समंदर का क्या दिया, टाइटल दिया। फाइनली इब्ने हरन जो था, इन्होंने क्या करा, रामायण का ट्रांसलेशन करा पर्शियन भाषा में। तो इनके टाइम पे भी क्या है, ठीक है, आर्किटेक्चर इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एरा, बट हाँ जो बाकी एस्पेक्ट है वो नीचे नहीं गए। चलिए, मुंशी बनवावर दास जो थे, इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय की पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसफर करा, किस नाम से, गुलजोर हार के नाम से, ठीक है। अब्दुल रशीद की बात करते हैं, ठीक है, इन्होंने बेजगणित को ट्रांसलेट करा किसमें, पर्शियन में। जिज ए शाहजहानी, ये क्या था, एक मैप था, ज्योग्राफिकल चार्ट था, जो कि किसने बनाया था, मुल्ला फरीद ने बनाया था। किसने बनाया था, मुल्ला फरीद ने, ठीक है। फाइनली जब क्या होता है, जब ये बीमार पड़ जाते हैं तो इनके बच्चों में ही वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, ठीक है। दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद, ये इनके क्या थे, बेटे थे, और इनके बीच में क्या होता है, वॉर ऑफ सक्सेशन होता है कि भाई कौन रूलर बनेगा। फाइनली इनको क्या होता है, औरंगजेब हाउस अरेस्ट कर लेता है, और इनकी बेटियां जो हैं, जहां आरा, गौहर आरा, रोशन आरा, यही इनकी क्या है, देखभाल करती हैं। ज्यादातर क्या, जहां आरा का नाम हमको बहुत देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब भाई साहब बहुत ही क्रूर शासक था, और ये इस्लाम में कट्टरता तरीके से बिलीव करता था। बैटल ऑफ सक्सेशन की या वॉर ऑफ सक्सेशन की बात करते हैं,
बहादुरपुर का सबसे पहला बैटल हुआ दारा और शाह शुजा के बीच में, ठीक है। फिर आता है बैटल ऑफ धर्मत या धर्मतपुर, ये होता है दारा और कंबाइंड आर्मी किसके, औरंगजेब और मुराद के बीच में, ठीक है। इसमें दारा की पराजय हो जाती है और दारा जो है वहां से भागने में सक्सेसफुल होते हैं। बैटल ऑफ सामूगढ़ की बात करते हैं तो अगेन दारा और औरंगजेब मुराद के बीच में होती है। फिर बैटल ऑफ खाजुआ के बारे में बात करते हैं तो औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में। फाइनली बैटल ऑफ देवराय जो कि डिसाइसिव बैटल हुआ किसके बीच में, दारा और औरंगजेब के बीच में। फाइनली दारा इसमें हार गए और उनको क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। अब बात करते हैं कोरोनेशन के बारे में। तो 1658 में आगरा में क्या करा, अपना कोरोनेशन करवाया किसने, आपके इन्हीं ने, किसने, आपके आलमगीर ने, या फिर इनका नाम क्या था बेसिकली, औरंगजेब, ठीक है। तो बैटल ऑफ सामूगढ़ के बाद में क्या करा, इन्होंने अपना कोरोनेशन करवाया। फिर फाइनली 1659 में बैटल ऑफ देवराय के बाद इन्होंने फिर से कोरोनेशन कराया। तो यही एकलौते ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपना 2 बार राज्य अभिषेक कराया या कोरोनेशन कराया पूरे मुगल एरा में, ठीक है। चलिए, टाइटल क्या लिया, बहुत बड़ा टाइटल था साहब, अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर। आलमगीर के नाम से ये बहुत फेमस हुए, या आलमगीर के नाम से क्या हुआ, ये बहुत काफी जाने गए। सुन्नी सेक्ट में बिलीव करते थे, सुन्नी मुसलमान थे और इस्लाम को मानते थे, तो इनको क्या बोला जाता था, जिंदा पीर बोला जाता था। अपने काम के लिए, इस्लाम के प्रति जो अपना काम था उसके लिए क्या बोला गया, इनको जिंदा पीर बोला गया, ठीक है। रिवोल्ट्स के बारे में बात करते हैं तो भाई साहब इनके टाइम पे भी काफी रिवोल्ट हुए। इन्होंने एक्सपेंशन भी हालांकि बहुत करा। सबसे ज्यादा अगर सूबे के भी मुगल एम्पायर में अगर हुए हैं तो इन्हीं के अंडर हुए हैं। खैर देखते हैं, जाट रिवोल्ट 1669 के बात करते हैं। एग्रेरियन पॉलिसीज की वजह से हुआ। एग्रेरियन पॉलिसीज बेसिकली का टैक्स इंक्रीमेंट और इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ, रिवोल्ट हुआ। रूलर कौन देखने को मिलते हैं, राजा राम, गोकुल और चूरमानी, ठीक है। तो चूरमानी जो थे इन्होंने क्या करा था, एक अपनी डायनेस्टी अलग से एस्टैब्लिश कर ली थी। बुंदेला रिवोल्ट की बात करते हैं 1671 के बारे में। रिलीजियस और पॉलिटिकल पॉलिसीज अगेंस्ट लीडर थे। लीडर आते हैं आपके चंपत राय और राजा छत्रसाल। राजा छत्रसाल जो थे ये बहुत ही, इन्होंने क्या कर दिया था, नाक में दम कर दिया था औरंगजेब की। तो फाइनली क्या था, छत्रसाल से एक संधि करने के लिए, ट्रीटी करने के लिए क्या, औरंगजेब ने ही छत्रसाल को राजा की उपाधि दी थी, या औरंगजेब ने ही एक्सेप्ट करा था कि हाँ भाई साहब ये राजा है बुंदेलखंड के, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, कहीं ना कहीं छत्रसाल और औरंगजेब जो है वो दोस्त तो नहीं बने, बट हाँ उनके बीच का जो टसल है वो चल देखने को, हटने को दिख जाता है। फाइनली एंड में जब आप बाजीराव मस्तानी मूवी देखते हैं, जो मस्तानी है वो इन्हीं राजा छत्रसाल की बेटी हैं। किसकी बेटी हैं, इन्हीं राजा छत्रसाल की बेटी हैं, और इन्हीं की मदद करने के लिए बाजीराव प्रथम जो है वहां जाते हैं। आगे देखते हैं, सतनामी रिवोल्ट की बात करें। सतनामी सेक्ट जो था, ठीक है, ये एक हिंदू सेक्ट था जो कि सतनामी था, ठीक है। और ये क्या करता था, इन्होंने रिलीजियस पॉलिसीज, इसके अगेंस्ट में रिवोल्ट करा, ठीक है। रिलीजियस, ये एक धार्मिक आंदोलन था एक टाइप से। सिख स्ट्रगल की बात करते हैं तो इनके टाइम पे भी 9वें गुरु तेज बहादुर क्या थे, इनको मार दिया गया। क्यों, क्योंकि इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करा था। उसके अगेंस्ट में रिटेलिएशन के लिए जो इनके सिख स्ट्रगल चालू हुई थी वो अपने गुरु गोविंद सिंह जी जो उनके 10वें गुरु थे और बंदा बहादुर ने करा 1675 के टाइम पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजपूत रिवोल्ट की, तो मारवाड़ के राठौड़ों ने करा, ठीक है। और फाइनली किसके लिए करा, क्योंकि ये इंटरफेयर करा किसके सक्सेशन में। तो फाइनली दुर्गादास जो थे, जिसके जनरल के किसके, अजीत सिंह के जनरल हुआ करते थे, 1678 में इन्होंने भी रिवोल्ट करा। आगे बात करते हैं साउथ इंडिया के बारे में। तो साउथ भाई साहब दक्कन को क्या बोला जाता है, फोड़ा बोला जाता है। किसका, औरंगजेब का दक्कन का फोड़ा, ठीक है। मतलब दक्कन में ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। दक्कन से इनको इतनी परेशानी मिली है जीवन में कि पूछिए मत। पहले आते हैं बीजापुर पे। बीजापुर में बेसिकली इन्होंने एनेक्सेशन करा। क्यों, क्योंकि वहां के जो सिकंदर आदिल शाह थे उन्होंने ट्रीटी को वायलेट करा। फाइनली 1686 में चढ़ाई करते हैं और बीजापुर को एनेक्स करते हैं। गोलकोंडा की तरफ आते हैं, गोलकोंडा को भी इन्होंने एनेक्स करा। क्यों, क्योंकि जहां के अब्दुल शाह कुतुब शाह थे उन्होंने मराठों की ओर ऐसा रवैया रखा, इनको हेल्पिंग नेचर रखा या हेल्पिंग रवैया रखा, इसलिए यहाँ पे भी ये कर सकते हैं, एनेक्सेशन कर देते हैं। फिर फाइनली बात करते हैं मराठा स्ट्रगल के बारे में, मराठा मुगल स्ट्रगल के बारे में। सभी को पता है, सभी ने पिक्चरें भी देखी हैं, कभी न कभी क्या बुक्स भी पढ़ी हैं। मराठाओं ने खासकर शिवाजी के टाइम पे ही आलमगीर हुआ करते थे और शिवाजी अपना हिंदू राष्ट्र स्टैब्लिश कर रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ही वाज चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ औरंगजेब। तो जब हम बात करते हैं 1665 की, जब औरंगजेब चढ़ाई करवाते हैं महाराजा जय सिंह के थ्रू, ठीक है, तो इनके यहाँ पे पुरंदर की संधि होती है।
ठीक है। पुरंदर की संधि किसके बीच में होती है? शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच में होती है कि भाई साहब अब वॉर नहीं करेंगे और आप क्या है, आप दरबार में पेश हुई है, किसके? औरंगजेब के जो दरबार है पेश हुई है। तो 1666 में और शिवाजी क्या करते हैं, उनके दरबार में जाते हैं, बट उनको वहां बहुत ही जिल्लत सहने को मिलती है, बहुत ही क्या करते हैं, बहुत ही अलग सा व्यवहार करते हैं उनके साथ, बहुत ही बेकार सा, और शिवाजी को और तो और क्या करते हैं, कैप्चर में कर लेते हैं और जयपुर पैलेस में नजरबंद कर देते हैं। तो यहीं से कहीं ना कहीं है उनकी जो एस्केप की स्टोरी है वो बहुत फेमस होती है। चलिए, ये बेसिकली अब बात करते हैं पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब के बारे में। भाई इनके एक था दारुल हर्ब को, ठीक है, मतलब एक नॉन इस्लामिक स्टेट को किस में कन्वर्ट करना है? दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स एक काफिर स्टेट को इस्लाम स्टेट में कन्वर्ट करना है। तो ये समझते थे कि ये मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, और इसी में क्या था, इनका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस आता है किसका? कुरान का। तो इनकी जितनी भी डिसीजंस और पॉलिसीज जो थे वो कहीं ना कहीं बहुत ही इस्लाम सेंट्रिक थे, बहुत ही इस्लाम सेंट्रिक हुआ करते थे इनके डिसीजन और पॉलिसीज, ठीक है। बैनिंग करती थी जो भी टाइप के इंटॉक्सिकेशंस हैं, भाई साहब दारू हो गई, अफीम हो गया, अफीम की खेती बंद करवा दी, शराब बंद करवा दी, जितने भी इंटॉक्सिकेंट्स हैं जो कि इस्लाम मना करता है या कुरान मना करती है करने को, सबको बैन कर दिया। उनका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, A to Z चीजें बैन कर दी। जितने गुरुकुल थे उन सबको बंद करवा दिया और उनको कहां कन्वर्ट कराना चालू कर दिया? मदरसे में कन्वर्ट कराना चालू कर दिया। मतलब अब आपको इस्लाम एजुकेशन मिलेगी, ना कि हिंदी या संस्कृत एजुकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूजिक पे भी जो था इन्होंने बैन कर दिया था, ठीक है। और तो और ये बोला जाता है कि औरंगजेब अपने आप में एक बहुत ही कुशल वीणा वादक थे। खैर, इसके बाद भी क्या करा इन्होंने, पूरे अपने एरा में, पूरे एम्पायर में म्यूजिक को बैन करवा दिया। सिक्कों पे इन्होंने कुरान के कलमे लिखवाए, ठीक है। 1665 में इन्होंने क्या करा, हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रक्शन ऑर्डर करा। सोमनाथ टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, केशवराय टेम्पल जो थे और भी कई सारे थे, इनको क्या करा, डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया। फिर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो ही अपॉइंटेड द मोस्ट हिंदू ऑफिशियल। मुगल साम्राज्य में मुगल किंग के अंडर में अगर कभी सबसे ज्यादा हिंदू ऑफिशियल हुए हैं तो औरंगजेब के टाइम पे हुए ऑलमोस्ट 365 प्लस, ऑलमोस्ट 365 प्लस जो थे मुगल के टाइम पे या औरंगजेब के टाइम पे हिंदू ऑफिशियल्स हुआ करते थे। सबसे ज्यादा सूबेदार और मनसबदार भी इन्हीं के टाइम पे हिंदू हुआ करते थे, ठीक है। और जीनत था इनके एक्सटेंशन का, बहुत ही ज्यादा पूरा एम्पायर था, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सूबे कितने थे? 20 थे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 20 सूबे इनके यहाँ पे हुआ करते थे, ठीक है। 1679 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, यहां पे इन्होंने जजिया को री इम्पोज कर दिया था। क्या कर दिया था? री इम्पोज कर दिया था। दिलरास बानो बेगम इनकी वाइफ हुआ करती थी, ये इकलौती वाइफ थी, इनके अलावा और कोई भी वाइफ नहीं थी औरंगजेब की। तो जब ये मरी तो बेसिकली काफी हर्ट हुए, काफी इनको दुख हुआ और इनका इन्होंने मौजूलियम बनाया, किस नाम से? बीबी का मकबरा। कहां पे? 1679 में। कहां पे? आपके औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। टीचर की बात करते तो मीर मोहम्मद हकीम जो थे इनके गुरु हुआ करते थे। तो ये बेसिकली था आपका पूरा का पूरा मुगल एम्पायर। हमने बेसिकली बात करी है किसके बारे में? इनके पूरे के पूरे लोगों के बारे में, शासकों के बारे में। अब अगर आपको ये वीडियो दोबारा देखना है, भाई साहब क्या है हिस्ट्री में नहीं आ पा रहा, कुछ दिक्कत जा रही है, यूट्यूब पे सर्च करने में दिक्कत जा रही है, कुछ नहीं है, हम मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आए हैं एक आपकी लाइफ थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की साइट। साथ ही साथ हम लेकर आए हैं हमारा एप्लीकेशन भी, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो, करना कुछ नहीं, यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है। क्या करना? magnetbrains.com डालना, जैसे डालोगे, एंटर करोगे, ये आपके सामने साइट आ जाएगी। अब आप ऑलरेडी टेक्नो सावी हो, आप लोग देखते से समझ जाओगे, बहुत ही यूजर इंटरफेस है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है इस चीज का, ठीक है। तो छोटा सा वॉक थ्रू है, सहन कर लो, आई नो इट्स अ वेरी लॉन्ग वीडियो बट स्टिल। तो जैसे इसको स्क्रॉल करोगे, आपके सामने क्या होगा, यहाँ पे पूरी टॉपिक्स की लिस्ट होगी। आपको केजी से लेके 12th तक का कुछ भी सब्जेक्ट का पढ़ना है तो आपके सामने ये 2 टैब्स दिए हुए हैं। आपको कोई पर्टिकुलर कॉम्पिटेटिव का पढ़ना है तो ऑफकोर्स आपके सामने बहुत सारे स्लैब्स हैं। मैं आपको मिलूंगा ओलंपियाड में, तो जैसे आप ओलंपियाड पे क्लिक करोगे तो ध्यान रखना आपको क्लास सिलेक्ट करनी है। क्या करना है? क्लास सिलेक्ट करनी है। तो जैसे ही आप 9th पे क्लिक करोगे तो आपको जितने भी लोग हैं ओलंपियाड जो पढ़ा रहे हैं 9th क्लास का, वो मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना सबके नीचे वॉच नाउ है, तो कुछ नहीं है, वॉच नाउ पे क्लिक करा, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने क्या आ जाएगा, एक अगेन ऐसा पेज खुल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे पूरी की पूरी टीचर्स, जो जिस भी टीचर को आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका पूरा लिस्ट आ जाएगा। जैसे आप किसी एक वीडियो पे प्लस पे क्लिक करोगे उसकी फर्दर डिटेल खुलेगी और वहीं आप क्या कर सकते हो, उसको वॉच नाउ कर सकते हो। तो जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे ना, यूट्यूब प्लेयर वहीं खुल जाएगा।
आपको क्या है, कहीं पे भी लिंक नहीं मिलेगी, आपको उसको कॉपी करके कहीं पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए सीधा यूट्यूब प्लेयर वहीं खुल जाएगा, इवन आपको यूट्यूब पे डायरेक्ट भी नहीं करा जाएगा, राइट। तो वही फंक्शनैलिटी सेम चीज आप क्या कर सकते हो, वहीं रख सकते हो। तो ये चीज हमारे लिए, आपके लिए एक छोटी सी पहल थी आपकी लाइफ और इजी और एक्सेसिबल बनाने के लिए। तो बेसिकली कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ लर्न करा हो तो ऑफ कोर्स डोंट बी सेल्फिश, कीप शेयरिंग इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।